अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भाई मैं भी अपनी चाय जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा जी, मौसम कराची का बहुत ज़बरदस्त है और इस मौसम में अब क्योंकि मौसम बदल रहा है, अंदाज बदल रहे हैं, खाने पीने के अंदाज, फिर कपड़े पहनने के अंदाज, ये सब जो है ना वो मौसम के साथ साथ चेंज हो जाता है। हर मौसम का अपना मज़ा होता है, हर सीज़न का अपना मज़ा होता है और हर सीज़न में ही हर सीज़न का जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो किया जाता है। पर्सनली मुझे जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन सर्दियाँ बेहतर लगती हैं। मुझे लगता है कि विंटर सीज़न बहुत बेहतर होता है। इसकी 3-4 वजूहात होती हैं। एक तो अगर आप ट्रैफिक जैम में हो तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही होती है, आपका दिमाग ख़राब नहीं हो रहा होता है। सर्दियों में लोग जो है वो थोड़ा कूल डाउन होते हैं और हर बंदा जो है वो अच्छे मूड में नज़र आता है। लेकिन सर्दियों में सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है और ये जो सुस्ती है इसको भगाने का तरीका क्या है? तो सुस्ती भगाने का तरीका ये है कि जब भी आपको लग रही हो बहुत ज़्यादा ठंड और आपको लगे कि आपसे उठा नहीं जा रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपने करना ये है कि जब आपको लगता है आप लेज़ी फील कर रहे हैं, बेड से उठते हुए आपको मुश्किल हो रही है, तो आपने अपने ये दोनों हाथ लेने हैं और इनको जल्दी जल्दी से आपस में ऐसे रब करना है। तो उससे आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा एक एनर्जी मिली है और आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और ये जो ट्रिक है या टिप है, ये इसलिए है कि इससे आपका जो ब्रेन है, जो मसल्स है, उनको एकदम मैसेज जाता है कि दिस इज़ द टाइम ऑफ वेकअप। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भाई जिस तरह से वेडिंग सीज़न है और अब जब विंटर सीज़न आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा शादियां होंगी और लोग शादियां भी रख रहे होते हैं ज़्यादातर नवंबर से लेके या अक्टूबर से लेके दिसंबर के एंड तक या फिर मार्च तक भी जो है फुल ऑन शादी सीज़न होता है। तो जिस तरह से ब्राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ गई है, वहीं अब टर्की में जो है एक मज़ीद इनोवेशन आ गई है और अब टर्की जो टर्कियंस ब्राइड हैं वो क्या कर रही हैं, वो हैंड बैग यूज़ करती हैं और वो हैंड बैग हैं जी बुके हैंड बैग। ये आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े प्यारे हैंड बैग हैं। तो अगर अभी तक आपने ये हैंड बैग अपनी शादियों में इस्तेमाल नहीं किया है तो दिस इज़ वेरी ग्रेट आइडिया एंड न्यू इन्वेंशन फ्रॉम टर्की। टर्की ब्राइड्स जो हैं वो अब हैंड बैग बुके यूज़ कर रही हैं। ये बुके भी हो जाता है और हैंड बैग भी हो जाता है और बड़ा खूबसूरत भी लगता है। तो यू कैन ट्राई इट एंड आप यहाँ जो फूल वाले होते हैं ना हमारे, उनको देके ये आप उनसे बनवा भी सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ब्राइड्स होती हैं जो उनका शरारा होता है उसी के साथ उनका जो हैंड बैग होता है ना उसी की मैचिंग का होता है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन ये एक बड़ा इनोवेटिव आइडिया है और अब ये टर्की की जो ब्राइड्स हैं ये उन्होंने कैरी करना शुरू किया और हमारा काम है आपको हर नए ट्रेंड के बारे में बताना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं कि जी आज मौसम दिन भर कैसा रहेगा, 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो जल्दी जल्दी आपके साथ में शेयर करते हैं जी क्या मौसम रहेगा आज। 30 सेंटीग्रेड रहेगा 11 बजे, 31 सेंटीग्रेड रहेगा 12 बजे, फिर 31 सेंटीग्रेड रहेगा 1 बजे, फिर 32 सेंटीग्रेड रहेगा 2 बजे। तो ये इक्वली जो वेदर है इसकी ये जो सूरत हाल है मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं कि ओवरऑल आज जो सिनेरियो है वो क्या क्या सिनेरियो है। अच्छा जी, पहले बल्कि ऐसा करते हैं कि हम ना आपके साथ में शेयर कर लेते हैं हेयरिंग के हवाले से कि सिंध हाई कोर्ट में अब जो हेयरिंग होने जा रही है रोज़ाना की बुनियाद पर आज कौन कौन से केसेस हैं जिनको सुना जाएगा, कौन कौन से लोग हैं जो वहाँ पर इस वक्त मौजूद होंगे। तो जी सिंध हाई कोर्ट के जज जो हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उनके जो जज हैं जहांगीरी की डिग्री का केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जज हैं जस्टिस समन रफत भी उनके हमरा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुताल्लिक ये केस की समाअत है जो कि जस्टिस के आगा की सरबराही में अब 2 रुकनी बेंच करेगा। तो ये तो हो गई जी हियरिंग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं कि जी वेजिटेबल के क्या प्राइस हैं और स्टैटिक प्राइस क्या है। जल्दी जल्दी से आप सुन लें ताकि जल्दी जल्दी से आप सौदा लेने जाएंगे तो आपको पता हो कि प्राइजेज हैं ये। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी सब्जी है जिसका हम आपको बताने लगे, टमाटर 150 रुपये। अच्छा जी, और सर्दियाँ आएंगी तो सब्जियाँ और महंगी हो जाएंगी। आलू जो है वो है 69। अच्छा, उसके बाद क्या है जनाब, लहसुन जो है वो 229। ओके, अच्छा जी, फिर हमारे पास अदरक है, ये है जी 391 पर। और फिर हमारे पास क्या है जी, गाजर है, ये है 138 पे। और फिर हमारे पास है तुरई, ये भी 58 पर है। एंड वी हैव लौकी जो 69 पर है। एंड व्हाट वी हैव फूल गोभी 115। फिर हमारे पास क्या है, खीरा है जी, ये है 69 पे। और हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी भिंडी 138 पे। एंड वी हैव प्याज 69, ये 58 से 69 का प्याज का जो सफ़र है ये आंखों देखा हाल है जो कि मैं आपको रोज़ाना बताती थी और ये 69 पर पहुंच गई है।
जल्दी से जाते हैं और पता करते हैं कि जी करेंसी रेट्स जो है वो क्या हैं, और करेंसी रेट्स जो है ना वो पता करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मेरे भी फेवरेट हैं, आपके भी फेवरेट हैं। तो वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190, कैनेडियन डॉलर 207, यूरो 336, कुवैती दिनार 922 एंड वी हैव नेक्स्ट कौन सी वाली करेंसी जो है हमारे पास है जी, ये यूके पाउंड 385 एंड सऊदी रियाल 75, स्विस फ्रैंक 353 और यूएस डॉलर जो है वो है 282। तो जनाब ये तो हो गई जी करेंसी रेट्स और सिटी अपडेट्स। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो टॉप स्टोरी है बेसिकली आजकल वो क्या है। एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि ये मैच है। अच्छा, आज बड़ा ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है जिसको कह सकते हैं कि डू और डाई मैच है, यानी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, ये डू और डाई मैच भी हो सकता है। और पाकिस्तान के लिए तो है ही ऐसा, क्योंकि अगर आज का मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के जो संडे को फाइनल है उसमें जाने के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे पहले स्केजुलिंग जो भी हो एक्यूरेटली हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो बहुत सारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ फाइनल खेलेगा, क्योंकि कल जो मैच हुआ है ना इंडिया का बांग्लादेश के साथ, उसमें अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के पास ऑलमोस्ट मैच जो था ना बांग्लादेश के हाथ में था। लेकिन हुआ ये कि बांग्लादेश ने ये मैच गंवा दिया क्योंकि वही बैटिंग का कोलैप्स कर गई और फिर सैफ जो थे वो अकेले खेल रहे थे, 60+ उन्होंने रन्स किए बट ओवरकम नहीं कर सके। लेकिन अब भारत से एशिया कप का जो फाइनल है जीत कर हाथ मिलाएं, ऐसा कहना है जी साबिक कप्तान का कौमी टीम को मशवरा दिया है यूनुस खान ने। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट खुर्शीद भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। खुर्शीद भाई, मैच का फीवर जो है वो अब सर चढ़कर बोल रहा है और ये बड़ी अच्छी बात होगी कि अगर पाकिस्तान एक और मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के फाइनल में जाने के जो चांसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर पाकिस्तान फाइनल में जाता है इंशाल्लाह तो हमारा रिवायती हरीफ भारत जो है वहाँ मौजूद होगा और हमारा फिर उनसे टाकरा होगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभी जो परफॉर्मेंस रही हमारी पिछले मैच में, जिस तरीके से हमने मैच जीता, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अब जो मैच है, जो डू एंड डाई मैच है, उसके लिए कितना जो है वो प्लेयर्स को फाइट करना चाहिए? और दूसरा, अगर ये मैच होता है, हम फाइनल तक पहुँचते हैं यानी जाते हैं, तो क्या फिर जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जी इस दफ़ा जीत के हाथ मिलाना चाहिए, तो इस आप स्टेटमेंट को यूनुस खान के कैसे देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स है उस पर तो हमारी पूरी कौम की दुआएं साथ हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम जो है वो हमेशा फाते रहे और खेल में जीत और हार होती रहती है, ये तो इस खेल का हिस्सा है। लेकिन जब मुकाबला जब इंडिया से होता है, हमारा भारत से होता है, तो उसका जो जोश और जज्बा है ना वो कुछ और होता है, अब जैसे हमने श्रीलंका को मात दी, अब जिस तरह से वो फाइनल में पहुंचने वाला का मामला है, तो हमारी दुआएं हैं और इंशाल्लाह ताला आपने तीन मरतबा कहा तो मैं भी ये कह रहा हूँ इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे और इंडिया के साथ टाकरा करेंगे और उसको फिर जो धूल चटाएंगे, बिल्कुल धूल चटाएंगे। अच्छा, इसमें एक और जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, यानी इससे पहले हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके शायद इतने खुल के स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब सलमान अली आगा जो है वो भी कहते हैं कि नहीं जी, मेरी जो परफॉर्मेंस है बेशक उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरी कैप्टेंसी बहुत अच्छी है। तो सलमान वाकई बहुत अच्छी कैप्टेंसी कर रहे हैं। आप देखें कि ऐसा लगता है जैसे कि 360 डिग्री ना चेंज आया है टीम में, बॉडी लैंग्वेज इंक्रीज़ हो गई है। हमारे प्लेयर्स टैलेंटेड हैं, लेकिन इशू ये है कि हम पता नहीं क्या कोई सडन बॉडी लैंग्वेज का इशू हो जाता है, कॉन्फिडेंस का इशू हो जाता है। आप देखें साहबजादा फरहान जिस तरह खेले इंडिया के उस मैच में, मतलब दैट्स कमेंडेबल, क्योंकि बात वही आ जाती है ना कि आप जब इंडिया जैसी टीम के सामने फेस कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक करके आ रहे होते हैं, रणजी ट्रॉफी करके आ रहे होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लब्स खेले होते हैं, फिर उनके बहुत सारे जो प्राइवेट मैचेस होते हैं हरियाणा में हो रहे हैं, फिर IPL है, बहुत सारे उनके पास खेलने के लिए बहुत सारे मैचेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान जिस तरह से हमारे प्लेयर्स हैं, शायद उतनी अपॉर्चुनिटी कम मिलती है खेलने के हवाले से, लेकिन टैलेंट के हवाले से पीछे नहीं है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट के हों, हॉकी के हों, टेनिस के हों, स्क्वैश के हों, उनके पास मौके उस तरह से नहीं है, लेकिन अब चूंकि मौके बढ़ रहे हैं,
बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है उन्होंने भी क्रिकेट की प्रमोशन की है, दीगर खेलों की फ़रोग के लिए उन्होंने काम किया है, और मुल्क भर में अभी यूथ के उन्होंने जो है वो टेस्ट किए हैं और जो है वो बच्चों को उन्होंने मुंतखब किया है स्कूल कॉलेज के जी। तो ये वो टैलेंट है जो उभर कर, क्योंकि सारी उम्र तो जो है वो यूनुस खान ने नहीं खेलना था जी, या सारी उम्र जो है वो जावेद मियांदाद ने नहीं खेलना था। हाँ। तो ये नया जो टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है ना जी जी, तो इसके पीछे एक यही रीज़न है कि यूथ नहीं आए, नया टैलेंट आए, नए प्लेयर्स आए, तो ये मौके फराहम करने की बात थी। तो इसका सेहरा इस वक्त जो है वो इस वक्त की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रज़ा नकवी साहब को जाता है कि उन्होंने इसकी प्रमोशन की। हाँ। क्योंकि देखिए बहुत देर से पाकिस्तान के यूथ जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कोई मौका ऐसा मिले, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। हाँ। प्लेटफॉर्म हैं, क्लब्स हैं, हाँ। क्लब्स में ट्रेनिंग्स होती हैं, सब कुछ होती है, लेकिन आगे बढ़ने का मौका उस तरह से नहीं मिल पाता कि जिस तरह से अब मिल रहा है लोगों को। सही। और इसी तरह फिर हमारी जो टीम के कैप्टन हैं, अब वो भी उनकी जो अपनी प्लानिंग्स है, स्ट्रेटजी है, हाँ। उसी स्ट्रेटजी की वजह से जो है वो हम श्रीलंका को जो है वो हाँ, हमने उस पर फाते हुए। अच्छा खुर्शीद भाई, जब आप जो है वो अगर हम थोड़ा सा बैक इन 90s अगर हम उस तरफ जाएं या फिर इनसे पहले वाले जो क्रिकेटर्स थे उस तरफ जाएं, तो उसमें आपका कौन था फेवरेट क्रिकेटर और किस तरह से आप मैच फॉलो करते थे? जावेद मियांदाद, हाँ, उनके छक्के बहुत मशहूर थे, और वसीम अकरम, अच्छा, उसको देखते थे। सही। अच्छा, इसमें ये बताएं कि हमारी जो क्रिकेट है या हमारी जो स्पोर्ट्स है उसको आप किस लेवल पर जाता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अब जो चेंजेस आए ना वो बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आए। देखिए हमारी जो क्रिकेट है वो तो हाँ। बेहतरी की तरफ जा रही है, हाँ। लेकिन जहाँ तक मैं बात स्क्वैश की करूँगा आपसे, हाँ। जानशेर खान और जहांगीर खान, हाँ। उसके बाद से कोई जहांगीर खान पैदा नहीं हुआ, हाँ। ठीक है, ये वो खेल है, हाँ। बड़ा एनर्जेटिक भी है, लेकिन जानशेर खान और जहांगीर खान ने एक दुनिया में नाम बनाया, हाँ। और उनकी प्लेयर की वजह से आज मुख्तलिफ स्क्वैश जो क्लब्स हैं, हाँ। वो उनके नाम से मंसूब हैं, नेवी के, आर्मी के और दीगर जो प्राइवेट क्लब्स हैं वो उनके नाम हाँ, से बनाए हुए हैं। और एक लोगों को जो है वो एक शौक होता था कि भाई जानशेर खान खेल रहा है, हाँ। तो इट्स मीन कि अब जो है वो ये स्क्वैश का मैच जो वो जीतेगा, जहांगीर खान खेल रहे हैं तो वो स्क्वैश का मैच जीतेंगे, हाँ। अब मियांदाद बैटिंग कर रहे हैं तो यकीनन छक्का चौके लगेंगे लाजमी। तो ये एक लोगों का वो शौक होता था और लोगों की उम्मीद भी होती थी। अब चूँकि उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी हमें। माजी के जो प्लेयर्स हैं, जो मौजूदा प्लेयर हैं, उनको माजी के प्लेयर से थोड़ा सा लेसन लेना चाहिए, हाँ। कि किस तरह अपने हरीफ को जो है वो मात देनी है। सही। चलें जी, इसके ऊपर बस यही हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, और जिस तरीके से अभी हमारी ये नई इंथुजियास्टिक टीम मैदान में उतर रही है, और जो बॉडी लैंग्वेज है, पैशन कम्स फर्स्ट, पैशन होगा तो फिर उसके बाद आप अपना टैलेंट शो करते हैं ना, और हमारे प्लेयर्स वाकई बहुत टैलेंटेड हैं। अब अभी ये जो कॉम्बो है हमारी जो टीम है ना, उसमें आप देखें कि हुसैन तलत के बारे में लोग बात कर रहे थे, लेकिन पिछले मैच में हुसैन तलत ने, यानी एक जो प्लेयर है वो अपनी जो सिलेक्शन है, अपनी जो टैलेंट है वो सही साबित करता जा रहा है, एंड दिस इज़ ग्रेट थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि उम्रे के हवाले से एक शख्स है, एक फैमिली है जिसके साथ जो है जो ट्रैवल एजेंट है उसने कुछ मिसहैप किया है, इस हवाले से करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब अब एक और स्टोरी आपके साथ में शेयर करते हैं। न्यूज़ है, और देखें कि जब लोग उम्रे पर जा रहे होते हैं तो उनके कितने अरमान होते हैं, कितने जज्बात होते हैं, और फिर आपको पता चले कि जी किसी ट्रैवल एजेंट की वजह से आपका ये जो पूरा विज़िट है वो मुतासर हो, तो बड़ा ही अफसोस होता है। ख़बर ये कि फ्री उम्रे के नाम पर एक और फ्रॉड जो है वो सामने आया है। सजानी टाउन से उम्रे पर जाने वाली फ़ैमिली के साथ धोखा हुआ। उम्रे पर जाने वाली फ़ैमिली सऊदी अरब में फंस गई। 8 सितंबर को एक ही ख़ानदान के 4 अफराद उम्रे के लिए गए। अच्छा, उम्रे पर जाने वालों में 2 ख़वातीन में 4 अफराद जो हैं वो शामिल हैं, मतलब इसमें ये 4 लोग हैं जिसमें 2 ख़वातीन शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इनके जो अहले खाना है ऑब्वियसली वो वहाँ पर क्योंकि फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, तो इनके अहले खाना गम से निढाल हैं। और अहले खाना का कहना है कि जो जमील का एक बेटा 20 दिन का है और वो मज़दूरी करता था। अच्छा, जबकि जो ज़ायदा हैं उनकी 2 बच्चियां हैं, और उनका कहना है कि हमारी आला हुकाम से अपील है कि फ़ौरी कोई इक़दाम करें। तो ये एक इशू है, और इस इशू के बारे में इसकी क्या इनसाइड स्टोरी, और ऐसा वाकई नहीं होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये फुटेज है, ये हम आपके साथ में शेयर करते हैं। अच्छा जी, चलें, जैसी फुटेज जो है
वो हम आपके साथ में थोड़ी देर में शेयर करते हैं, लेकिन अभी खुर्शीद भाई से जो है इस बारे में हम बात कर लेते हैं। खुर्शीद भाई, इस तरह के जब मामला होते हैं तो कितना अफसोस होता है, कितना दुख होता है? बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, हाँ, और ऐसे मुकद्दस मकामात को भी नहीं छोड़ते, हाँ, कि लोग अपनी हसरतें, दुआएं और उम्मीदें लेकर जो है वो मदीना मुनव्वरा की जानिब जो है वो रवाना होना चाहते हैं। और ये एक बुलावा, ऐसा बुलावा है सबा साहिबा जी, कि जब किसी को बुलावा आ जाए दर नबी का, बिल्कुल, तो वो एक तो हुजूर सल्लल्लाहु की बारगाह में कोशिश होती है कि जल्द से जल्द जो है वो उड़कर पहुंच जाए, हाँ, और दर नबी पर पहुंचकर सलाम अर्ज़ करे, जी जी, और फिर मस्जिद नबी में नमाज अदा करे, फिर मक्का मुकरमा जाए, खाना काबा में हजर अस्वद को देखे। जी, तो ये सारी हसरतें वो होती हैं कि जब किसी का नाम आ जाए या किसी ने जाना हो, तो उसके जहन में ये फ़िल्म जो है वो चलना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पहुँच जब आबे पहली नज़र पड़ती है तो इंसान के सारे गुनाह और जो है वो, ये एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर पहली नज़र जब पड़ती है, आप जो भी दुआ मांगे वो कबूल होती है। और अगर इस सूरत हाल में कोई आपसे फ़्रॉड कर ले, तो उस फ्रॉड के नतीजे में इंसान के दिल से जो आह निकलती है, जो दुख और तकलीफ़ पहुँचती है, उसका यकीनी तौर पर जो है वो अल्लाह ताला तो उसको सवाब तो देंगे जाने वाले को, लेकिन जो फ्रॉड कर रहा है, हाँ, उसको तो दुनिया में भी इंशाअल्लाह ताला इबरत की चलिए निगाह। पहले इसका ना ये हम पैकेज देखते हैं, उसके बाद फिर इस पर मजीद डिस्कस करें। सरजानी यूसुफ कोट में उम्रे पर जाने वाली फैमिली के साथ धोखा। उम्रे पर जाने वाली फैमिली ट्रैवल एजेंट के हाथों फ्रॉड का शिकार। 8 सितंबर को एक ही खानदान के 2 खवातीन और 2 मर्द उम्रे के लिए गए थे। मुतासरा फैमिली में 28 साल का जाकिर, 23 साल की जाहिदा, 26 साल का जमील और 45 साल की अनवरी शामिल हैं। अहले खाना के मुताबिक 10 दिन से घर वालों से राब्ता नहीं हो रहा था। 29 सितंबर को नामालूम गैर मुल्की नंबर से कॉल आई, कहा सामान से मंशियात और ममनुआ अशिया बरामद हुई, हम सऊदी हुकूमत की हिरासत में हैं। उधर फंसे ये लोग, फिर उसके बाद पता चला कोई एक आध उधर से फ़ोन आया तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग फंस गए। इनके चक्कर में जो इनको ले गए थे उन लोगों ने इनको फंसा दिया। कोई चीज़ दे गए, कोई अल्लाह आलम क्या चीज़ दिया उनको, कैसे दिया, तो वो गवर्नमेंट में वहाँ फंस गए। तो हमारी अपील है बड़े लोगों से। एहराम और उम्रे के दौरान इस्तेमाल होने वाली अशिया ट्रैवल एजेंट अली ने दी थी। अहले खाना का कहना है कि उम्रे पर जाने वाले अफराद को फंसाया, हमारे घर वाले बेगुनाह हैं। मैं इस बारे में कुछ मालूमात नहीं है। उन्होंने ये बोला हमारा वीज़ा बन गया है, हमारे को टिकट मिल गई है, हम उम्रे के लिहाज से जा रहे हैं। उनको एहराम दिलाया गया, उनको बैग दी गई, बैग के सामान डालने वाली कुछ चप्पलें दी गई, ठीक है। उनको एयरपोर्ट पे बुलाया गया। हमें कोई राब्ता नहीं है उनसे, अभी तक का कोई राब्ता, ना हम उनको जानते हैं ना हमने उनको देखा है। इलाके की यूसी चेयरमैन जुबैदा इकबाल का कहना है कि तमाम अफराद इंतहाई गरीब हैं। अनवरी अस्पताल में सफाई का काम करती थी, जबकि दीगर लोग मजदूरी करते हैं। इन्हें पहले इस्लामाबाद ले जाया गया, वहां से सऊदी अरब भेजा गया। पहला केस है क्योंकि हमारे लोग तो अपने गरीब लोग हैं, मजदूर तबका है, यहाँ पे अपने बीसियाँ डाल के जाते हैं। लेकिन ये जो अनवरी थी, ये स्कूल में अपने यहाँ अस्पताल है हमारे बलावर में, वहाँ मासी थी, उसका बेटा भी गरीब है, मजदूरी करता था फैक्ट्री में। ये चारों गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। ज़ाहिर है इनको ख्वाहिश हुई कि हम उम्रे पे जाएं, तो इसी तरह उन्होंने अपने जाल में इनको फंसाया। तो ऐसे लोगों पे हम मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मीडिया के दोस्त हमारे साथ हैं, और ऐसे लोगों पे इंशाल्लाह हम लोग मुजरिमों तक पहुँचेंगे। मुतासरा अफराद ने आला हुक्काम, वजीर आजम और वजीर खारजा से अपील की है कि हमारी फैमिली को फौरी पाकिस्तान लाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। चलें जी, ये रिपोर्ट देखी आपने, और कितना ज़रूरी है लोगों का सही ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाना, सही लोगों के थ्रू जाना, और किस तरीके से लोग जो हैं वो इस तरह से गलत लोगों को जो है वो चूज़ कर लेते हैं अपने किसी भी विज़िट के लिए। सबा साहिबा, माजी में भी बहुत सारे ऐसे मशहूर व मारूफ एंकर्स थे, उनके शो से फ्री उम्रा के जो टिकट्स हैं, हाँ, वो दिए जाते थे। लेकिन जब वो ट्रैवल एजेंट के पास पहुँचते थे तो कहते थे अभी इसका वक्त नहीं है, फ़िलहाल हम आपसे बाद में रब्ता करेंगे। और ये जो केस है ये प्योर जो है वो मंशियात स्मगलिंग का केस है। और इस तरह की जो कल्प्रिट्स हैं वो मुख्तलिफ़ हीले बहाने से और गरीब अफराद की वो महरूमियाँ ख़रीदते हैं, और उन्होंने इनके साथ भी ऐसे ही किया। देखें, इनके साथ भी ऐसे ही किया कि इनको जो सामान दिया गया, देखें सामान के अंदर एहराम होता है, छोटे बैग्स होते हैं, जी, जी, जी। फिर उसमें आपकी उसने चप्पलों के ऊपर फोकस किया कि स्लीपर्स दी गई। हाँ, इससे पहले भी एक वाकया में जो रबड़ की चप्पलें होती हैं, क्योंकि हम लोग एविएशन भी कवर करते हैं और एसएफ की चीज़ें भी आती हैं, तो एसएफ अक्सर जो रेड करती है, तो जो चप्पल्स होती हैं, स्लीपर्स जिसे कहते हैं, जो वहाँ हरम में पहनते हैं, वो काट के ब्लेड से
ब्लेड से काटी जाती हैं और ब्लेड उन काट के फिर उनमें मंशियात को जो है वो दबाया जाता है और फिर बाद में वही पैक कर दी जाती हैं। तो ये उनके मुख्तलिफ इस तरह के हथकंडे होते हैं मंशियात को कहीं भेजने के। तो और अगर वो कुछ 10 लोगों को भेजते हैं, 9 लोग निकल जाते हैं, 2 लोग पकड़े जाते हैं। हाँ। लेकिन उनका मेन मकसद जो है वो कामयाब हो जाते हैं, वो इस मंशियात की स्मगलिंग करने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं। तो हमारे जवान जो एयरपोर्ट्स पर होते हैं, स्कैनिंग की मशीनें भी हैं। तो बहरहाल किस तरह से निकलते हैं, क्या उनके पास टेक्निक्स है, और इतनी स्कैनर्स लगे हुए हैं, इतनी जाँच पड़ताल होती है, उसके बावजूद भी वो निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं। तो वहाँ जो खड़ा हुआ अमला होता है, हमारे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का अमला जो होता है, यहाँ भी और वहाँ भी, तो उनकी अपनी एक दूरंदेशी कह लीजिए या उनकी अपनी एक सर्विस का जो तजर्बा है वो कह लीजिए, उस बुनियाद पे वो उन लोगों को डिटेक्ट भी करते हैं, पकड़ते भी हैं शक की बुनियाद पे, और वो स्कैनिंग में भी आ रहा है। अगर स्कैनिंग में नहीं आता और वो सवाल जवाब के बारे में जो है वो सही जवाब नहीं दे पाता, तो क्योंकि ये तो एक प्योर उम्रे का वीज़ा था, इसमें तो बहुत सारे सवाल नहीं होते। अच्छा, ये जो ट्रैवल एजेंट होते हैं ये लोगों को कोई गिफ्ट बैग्स वगैरह देते हैं कि ये आप जो है वो साथ ले जाएं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब हुजाजे कराम जाते हैं वो जो प्राइवेट वाले हैं, हाँ। तो उनकी तरफ से भी, बैंकों की तरफ से एक बैग आता है, वो बैग दिया जाता है। उस बैग के अंदर जो है वो छोटा बैग होता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, पासपोर्ट रख सकते हैं, वीज़ा रख सकते हैं। उसके अलावा एक बड़ा सारा जो हैंड कैरी होता है वो दिया जाता है, एहराम दिया जाता है, उनको जो है वो वाटर आता है, इस तरह की छोटी बड़ी, और आपको अम्ब्रेला दिया जाता है। देखिए, मुख्तलिफ अशिया हैं। अब लोगों को होशियार रहना चाहिए कि वो हुजाज कराम भी हों या आम उम्रा ट्रैवल कर रहे हों, तो जो भी आपको सम्मान कंपनी की तरफ से दिया जाए या कोई आपको प्राइवेट शख्स कोई कहे कि मेरा वहाँ पर जो है मुझे अमजद जानता है, ये सामान उसको दे दीजिएगा, तो कभी भी ये गलती ना करें कि किसी का सामान यहाँ से लेकर जाएं। आपका सगा भाई है तो आप शायद उस पर यकीन कर लें, लेकिन कोई और आपका दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार कोई आपको कहे कि सऊदी अरब में जो है वो मेरा ये सामान है, मेरे बेटे को दे दीजिएगा या फला आपसे बंदा मिल लेगा, तो कभी भी ये गलती ना करें, क्योंकि कल्प्रिट्स किसी भी सूरत में आपको यूज़ कर सकते हैं और वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। और कराची से बहुत सारे मुतअद्दिद वाक़यात हुए कि वो यहाँ से जो है वो कोई टैबलेट्स की सूरत में और शरबत की सूरत में, अच्छा। जी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, और वो बेकार हफ्ते भर में एक आध कार्रवाई सामने आई जाती है कि कुछ नमक भेज रहे हैं तो उसके अंदर चीज़ शामिल कर ली, वहाँ जाके उसको जो है वो क्लियर कर लिया। फिर कुछ जो सोप्स भेजते हैं, पिछले दिनों जो है वो मेडिकल की टैबलेट्स जो थी, मेडिसिन वो भेजी जा रही थी, उन मेडिसिन की टैबलेट्स के अंदर जो है वो मंशियात किसी तरह से पैक की गई थी। आपको एक बड़ा मशहूर किस्सा बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो एक खातून थी और वो हर 6 महीने बाद जो है वो ट्रैवल करती थी, और उनके हाथ में एक बेबी होता था, उस बेबी की पोजीशन ये होती थी। तो एक शायद कोई कस्टम के एहलकार थे या ASF के एहलकार थे, उन्होंने नोट किया कि ये खातून जो है वो 6-7 महीने बाद जाती है और इसकी गोद में यही बेबी होता है, ये बेबी बड़ा क्यों नहीं होता? हाँ, ये बेबी बड़ा क्यों नहीं होता, और इसकी पोजीशन जो है ये हमेशा फीडर पी रहा होता है। हाँ। तो जब उन्होंने उसको शक की बुनियाद पर रोका, तो वो बेबी जो था वो उसकी बॉडी, वो डेड बॉडी थी उसकी, और उसके अंदर जो है वो ड्रग्स उसको रखा हुआ था। तो इस तरह के लोग भी होते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो यूज़ करते हैं। और अच्छा, जब कोई भी शख्स उम्रे पे जा रहे होते हैं, उनको कितनी इस मामले में, डॉक्यूमेंटेशन के मामले में, सामान के मामले में कितनी एहतियात करने की ज़रूरत है? और ट्रैवल एजेंट, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे ट्रैवल एजेंट का इंतखाब करें जो आप जिसको जानते हो, जो रजिस्टर्ड हो, जो रिकग्नाइज हो, एतमाद के काबिल हो। अभी जो पैकेज हम देख रहे थे, इसमें जो फैमिली है ये बता रहे हैं कि ये मज़दूर लोग हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये मैनेज करके अपना फाइनेंस वगैरह उम्रे के लिए गए हैं। तो अब देखें ऐसी सूरत हाल में अगर तो वाकई ये फ्री वाले हैं, हाँ, इनको फ्री उम्रा का टिकट दिया गया, सही, मियाँ बीवी को, उनकी वालिदा वही ना, वो फिर फ्रॉड, वो बाद में फिर फ्रॉड हुआ ना। तो जब भी आपको कोई इस तरह से एक तो ऑफ़र कर रहा हो या आप खुद मैनेज करके जा रहे हो, तो फिर क्या होता है, उसमें इशू ये होता है कि आप ज़रूर ये चेक कर लें कि अगर कोई आपको इतनी फेवर कर रहा है तो जाहिर है उसके बदले हो सकता है कि कोई फ्रॉड निकले। क्योंकि हमारे लोग जो होते हैं ना वो बहुत सादा होते हैं। उनको ये होता है कि जैसे अगर किसी ने उनको कोई लालच दिया या उनको कोई सब्ज़ बाग दिखाए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है जी, चले, हमें एक चीज़ फ्री में मिल रही है तो हम अवेल कर लेते हैं।
भाई इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती। अगर आपको कोई चीज़ कोई भी फ्री ऑफ़र करता है तो आप ज़रूर उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और लोगों से फ्री चीज़ें लेने से गुरेज करें, क्योंकि इसके नुकसान ही नुकसान होते बिल्कुल इसी हैं। तरह जो चीज़ आप स्ट्रगल करके हासिल करते हैं दैट्स मच बेटर। जो आप खुद जाके ख़रीद रहे हैं, चाहे देर से सही, चाहे उसमें कितनी भी देर लग जाए, लेकिन जो काम करें आप ये सोच के करें कि नहीं इसमें मेरे अपने पैसे शामिल होने चाहिए या ये काम मुझे खुद करना चाहिए। ये अवेयरनेस रखना कितना ज़रूरी है कि किसको सिलेक्ट करना है उम्रे पे जाने से पहले, और कौन सा ट्रैवल एजेंट, कौन सी जो है वो ट्रैवल एजेंसी में आपने जाना है और वहाँ से जाके आपने अपने फिर देखिए इसमें उम्रे के लिए ये सारे मामलात कराने हैं। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी कंपनी के, एक तो कंपनी आपको ऑफ़र करती है कि किसी भी आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जिस तरह मेरे वालिद साहब को जो है वो कंपनी ने हज करवाया था, वो मुस्तनद होता है। एक तो वो कंपनी बेस्ड होता है, कंपनी अगर भेजती है तो कंपनी उसकी जिम्मेदार होती है। इसके अलावा अगर इनफरादी तौर पर आप जा रहे हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, तो फिर आपका सबसे पहले काम ये बनता है कि आप एक ऐसे ट्रैवल एजेंट का इंतखाब करें जो पुराना हो और मुस्तनद हो, और उसका रजिस्टर्ड नंबर भी आपके पास बोर्ड पे मौजूद होता है कि आप वो बोर्ड पे रजिस्टर्ड नंबर लेकर और आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं और आपने 2-3 लोगों से उसकी मालूमात लें, उसकी मालूमात लें, बिल्कुल तस्दीक भी करें। चले जी, और सामान लेके जाते हुए ख्याल रखें। चले जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हमारे एक और गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे, फिर हम उनसे करेंगे ढेर सारी बातें और आपको बताएंगे कि भाई क्या कुछ है दुनिया भर में इस हवाले से कि जो मैरीटाइम है उसमें क्या कुछ हो रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई एक और पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया हमारे शो में, जिनसे हम बात करेंगे मैरीटाइम के हवाले से और मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से। वेलकम करते हैं शो में इनको। दानियाल, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का अच्छा शुक्र जी, दानियाल ये बताएं कि क्या कुछ हो रहा है हमारे यहाँ मैरीटाइम में और मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से जो है ये प्रोसेस सारा काम करता है? देखिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान की जो समुंदरी जो एक साहिली पट्टी है, 1000 किलोमीटर से बड़ी साहिली पट्टी पाकिस्तान के में, तो ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसकी दिफा करना, इसकी हिफाजत करना। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी में सबसे बड़ा चैलेंज ये है। फिर अगर हम आएँ जो मरीन पोल्यूशन है, क्योंकि अब हम देखें जो कराची है एक सनती शहर है और इसमें अब देखें जो कराची का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो समुंदर में जाके मिल रहा है और समुंदर को आलूदा कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मैरीटाइम सिक्योरिटी का मैं समझता हूँ चैलेंज है। इसके अलावा फिर आपकी स्मगलिंग है, उसकी रोकथाम के लिए जो असले की स्मगलिंग होती है, मंशियात की स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए मैं समझता हूँ एक चैलेंज है। उसके बाद इलीगल जो फिशरीज़ है, जो फिशिंग्स इलीगल हो रही होती हैं, ये एक मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और साथ साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जो ब्लू इकॉनमी पे मैं समझता हूँ काम करना, गवादर पोर्ट है, सी पैक है, सी पैक की हिफाजत है, तो ये एक कुछ बड़े चैलेंजेस हैं। दानियाल, ये ब्लू इकॉनमी के हवाले से जो है बहुत सारे जो है लोग बात कर रहे होते हैं, ज़रा आज थोड़ा सा इसको एलेबरेट करें कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट। देखिए, ब्लू इकॉनमी बेसिकली सबसे पहले अगर मैं वन लाइनर डिफ़ाइन करूँ कि समुद्री वसाइल को इस्तेमाल करते हुए अपनी मईशियत को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ब्लू इकॉनमी का पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद है उसमें पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी पे अगर काम करे और बहुत अच्छे से काम हो रहा है अभी, तो इस पे बहुत पाकिस्तान माशी हिसाब से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मैशियत है वो सिर्फ खुश्की पे नहीं, समुंदर की जो बेपाक लहरें हैं उस पर भी छुपी हुई है। अगर उस पर पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी पे काम करे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसमें मैं समझता हूँ कि हमें सी पैक जो है ब्लू इकॉनमी का एक बहुत बड़ा रीढ़ की हड्डी की मानत है कि सी पैक और फिर गवादर पोर्ट जो बनने जा रहा है इसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर जो हमारा ट्रांजिट रूट्स हैं इस पे हम काम कर सकते हैं और इस पे काफ़ी हद तक काम हुआ है। पोर्ट एंड शिपिंग है जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, इस पे हमें काम करना चाहिए। आपकी फ़िशिंग है और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो मैरीन कोस्टल टूरिज़म है इस पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि जो आप गए भी होंगे और जो कोस्टल एरिया है वो ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का जो साहिली पट्टी है आप देखेंगे वो कुदरती इस तरह से बनी हुई है कि इंटरनेशनल तौर पर उसको बहुत अहमियत मिल सकती है और टूरिज़म की अट्रैक्शन यहाँ
पर हो सकती है। सही। वो एक बहुत बड़ा हमारी अच्छा, टूरिज्म की जिस में तरह से आप बात कर रहे हैं ना, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो ओवरऑल वो अपनी जो कोस्ट लाइन्स होती हैं उनको बनाते हैं, डेवलप करते हैं ताकि वहाँ पर टूरिस्ट आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो। अभी कुछ इस तरह से प्लान्स हैं कि इसको जी इस तरह से आप देखें ना, उर्मारा साइड पे और गवादर पे हाँ, जो सी पैक के हिस्सा अच्छा बना है, इस पे काफ़ी काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ब्लू इकॉनमी की जो इस वक्त दिल की धड़कन है वो सी पैक है। तो सी पैक की हिफाजत भी इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सी पैक गेटवे टू द वर्ल्ड है। ठीक है, सिर्फ ये चाइना के लिए नहीं है, इसके अलावा आप यूरोप के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब सी पैक का गेट टू द वर्ल्ड और दुश्मन की इसलिए सी पैक पे नज़र है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो सी पैक जब से पाकिस्तान में आया तो दुश्मन किस तरह से पाकिस्तान पे हमला आवर हो रहा है। और ये तो मैं समझता हूँ कि सी पैक जो है और ख़ास तौर पर जो गवादर पोर्ट है, तो वो बहुत अहमियत की हामिल है ब्लू इकॉनमी पे, और इस पर काफ़ी हमें काम हो रहा है। और पाकिस्तान ने भी मैं समझता हूँ कि इस पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो दिफा है, जब भी पाकिस्तान नेवी का नाम आता है तो हमें फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान का दिफा भी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में। खुर्शीद भाई, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे इस पर? देखें, जो नीली तिजारत की अपनी बात की, ब्लू इकॉनमी, इसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है। और आज दुनिया भर में मैरी टाइम डे मनाया जा रहा है। और ये देखें कि जो समंदर की तिजारत है, और ये बड़ी उस तरह से आज भी आप देखें 60% जो तिजारत है हमारी, वो आज भी समंदर के ज़रिए हो रही है। अच्छा। हमारे जो बैरून मुल्क से जो सामान आता है, पोर्ट्स के ज़रिए आता है। फिर हमारे पास कराची में, कराची को ये बरतरी हासिल है मुल्क भर की तरह कि हमारे पास एक साहिल मौजूद है, और साहिल भी वो मौजूद है कि जिस पर जो है वो दुनिया भर की तिजारतों की मरकज़ी निगाह है। फिर जिस तरह इन्होंने बात की कि गवादर पोर्ट है, फिर जो हमारी जिमनी है, जो बलूचिस्तान की सारी पट्टी है, फिर जो कोस्टल बेल्ट है हमारा, कोस्टल बेल्ट ठीक है। इसी तरह आप देखें कि इसी समंदर से हमारी फ़िशिंग का जो कारोबार है वो मुंसलिक है। फिर इंटरनेशनल जो बिज़नेस है हमारा, जो पोर्ट के ज़रिए हमारे पास पहुंचता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी यहाँ होती है। फिर हज़ारों की तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो कंटेनर्स आते हैं सामान के, और कंटेनर्स जाते हैं सामान के। तो ये दो तरफा तो जो तिजारत है, उससे पाकिस्तान की मईशत को भी बड़ा हौसला मिलता है, बड़े अच्छे नंबर आते हैं। और पाकिस्तान में ये जो तिजारत है ना, इसके ऊपर जितना फोकस किया जाएगा तो मैं समझता हूँ हमारी इकॉनमी मज़ीद बेहतर होगी। फिर बात जब हमारी दिफा की आती है, तो हमारी दिफा में पाकिस्तान नेवी इस वक्त हमारी जो समंदरी हदूद है उसकी महाफिज है। फिर उस समंदर के अंदर जो मंशियात की स्मगलिंग के लिए उन बेरहम मौजों से लड़ने के लिए हमारे मेरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है। मुतादिद ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने जो है वो किए हैं समंदर में अपनी जान पर खेल के। और हज़ारों टन कभी जो है वो मंशियात पकड़ी है उन्होंने, चर्स पकड़ी है, कभी बियर पकड़ी है, इस तरह लिक्विड फॉर्म में भी पकड़ी है। तो बहुत सारा जो मवाद है मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश का, वो हमारी फोर्सेस नाकाम बनाती हैं। और इसी वजह से जो है वो हमारी फोर्सेस जो है वो पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद है उसके माफिज भी हैं। फिर आप अगर इस तरफ चले जाएँ, ये जो हमारी ठट्टा की साली पट्टी है, आप देखें यहाँ कितनी बड़ी तादाद के अंदर माहीगीर यहाँ बैठे हैं, वो फ़िशिंग का कारोबार करते हैं। फ़िशिंग से उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है वो पूरी होती हैं। और मल्ला जिसे कहते हैं, जो बादबानी हम कहते हैं, और आजकल भी जो है वो सिलसिला शुरू है, इंटरनेशनल सेलिंग रेगाटा शुरू हुई है बादबानी का। तो बादबानी का एक अपना मज़ा भी आता है। और बादबान जो होते हैं वो समंदर की बेरहम मौजों से जो है वो लड़ते भी हैं। और उसका अपनी खूबसूरती है। आप देखें जो फोर्सेस के लोग हैं वो तो बड़े बड़े जहाज़ में होते हैं ना, लेकिन जो मल्लाह होता है ना, किसी कश्ती उसकी होती है लकड़ी की, और उसके अंदर वो बादबानी करता है। तो उसका एक अपना ही लुत्फ़ है, मज़ा है। तो जो ब्लू इकॉनमी है उस पर मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। और है भी, ऐसा नहीं है कि है भी, क्योंकि गवादर पोर्ट है, सी पैक है, उससे हमारी मैशत को जो है वो एक बहुत अच्छे हौसला दमाम मिल रहा है। और मुस्तकबिल में ब्लू इकॉनमी ही जो है वो आपकी मैशत को पुख्ता करेगी। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। नहीं, चलेंगे यहाँ पर पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है कि किस तरीके से जो ब्लू इकॉनमी है वो मज़ीद आगे लेके जाई जा सकती है, उसके ऊपर मज़ीद कितना काम हो सकता है। दानियाला हमारे साथ मौजूद है। दानियाला, आप इससे पहले ब्रेक से पहले जो है वो खुर्शीद भाई की बात को कंटिन्यू करे थे, प्लीज़ कंटिन्यू। जी देखिए, खुर्शीद भाई ने बहुत अच्छी बातें की।
मैं समझता हूँ कि जो ऑफशोर्स रिसोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने इसे कुदरती वसाइल से माला माल रखा है, तो हमें इस पे काफ़ी काम करना चाहिए। मतलब आपके जो समुंदर के अंदर तेल और गैस के ज़खायर हैं उस पर हमें काम करना चाहिए। और जो समुंदर के अंदर कुदरती वसाइल हैं, कुदरती मादनियात हैं, इस पे अगर हम काम करें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी बहुत बूस्ट कर सकती है। सही कह रहे हैं, पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी बहुत बूस्ट कर सकती है। और ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि हम कुदरती वसाइल से माला माल हैं। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक ऐसी वाकई एक ऐसी प्लेस है जो पूरी दुनिया में जो है सबकी मरकज़ निगाह है। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि हमारी जो पाकिस्तान नेवी है, जिस तरीके से हमारी फोर्सेस काम करती हैं, या जो चीज़ें समंदर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या जो मंशियात का इस्तेमाल है उसकी रोकथाम के लिए आगे बढ़ के काम कर रही होती है, या इनफैक्ट जंग का माहौल भी हो तो आप देखें कि हम हमेशा से जो है वो बड़ा मुतारिक रहते हैं, हमारा बड़ा इंस्टेंट रिस्पांस होता है। पड़ोसी मुल्क में अगर जाएं या पड़ोसी मुल्क की बात करें और उनकी स्पेशली अगर हम नेवी की बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पता नहीं वो लोग क्यों हैं, वो किस वजह से हैं, मतलब उनका क्या रोल है समंदर में, वो क्यों है, फसाद फैलाने के लिए समंदर में मौजूद है। देखिए, पड़ोसी मुल्क का तो काम ही है बड़ी बड़ी बातें करो और बढ़ के मारना, और उनको ज़्यादा इस वजह से मतलब अपने आप पर गुरूर और तकब्बुर है कि हम बहुत बड़े हैं, हमारी नेवी की तादाद बहुत बड़ी है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान नेवी तादाद में उनसे बहुत छोटी है, लेकिन बहुत पेशा वराना और प्रोफेशनल और स्मार्ट नेवी है। और पाकिस्तान नेवी ने ये अपने आप को प्रूव भी किया। अब देखें, पाकिस्तान नेवी के जो मैं समझता हूँ कि मेन स्ट्रेंथ सब मेरीन्स और एयरक्राफ्ट और ये चीज़ें पाकिस्तान नेवी के पास हैं, लेकिन जो पाकिस्तान नेवी के नौजवानों का जज्बा है, जो हम्मा वक्त तैयार रहते हैं पाकिस्तान पर अपनी जान कुर्बान देने के लिए, ये बहुत अहम। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का A2AD जो स्ट्रेटेजी है कि आप पाकिस्तान समुंदर में दाखिल तो हो सकते हैं लेकिन वापस नहीं जा सकते, सही। तो ये पाकिस्तान नेवी की जो स्ट्रेटेजी और जो फोकस है ना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान नेवी से ये वाला मुल्क है कि इस हत्ते का कोई भी मुल्क मैच नहीं कर सकता। उसके अलावा अभी देखें जो पाकिस्तान नेवी जो आलमी सतह पर अमन एक्सरसाइज और उसमें देख लें उसके बाद पाकिस्तान नेवी के SSG कमांडोज देख लें, जैसे पूरी दुनिया मानती है कि SSG कमांडो पाकिस्तान नेवी जैसा कोई SSG कमांडो नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेवी जैसे जो SSG कमांडोज है ना, वाकई इन जैसा कोई नहीं, ये बहुत ज़्यादा बहादुर है। इनफैक्ट मेरा खुद भी जो है एक प्रोग्राम के सिलसिले में मैं गई थी, तो मैंने खुद भी जब जाके अंदर देखा वो सारा कुछ प्रोसेस और जिस तरह से वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जितने वो कहना चाहिए जांबाज, मतलब मैं हैरान थी उस ये सारा जो है वो देख के मंजर कि हम लोग दानियाल जो बोट होती है उसमें थे और वो लोग स्विमिंग करके जा रहे थे। मतलब आप इमेजिन करें कि वो लोग जैसे होता है ना कि इतनी देर से वो समंदर में थे और उसके बाद वहीं पर उनकी जो एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे और इतना गहरा वो समंदर था और वहाँ पर मैंने उनको देखा, उनकी बहादुरी, उनका जज्बा और जिस तरीके से वो बीच समंदर में डीप सी में स्विमिंग करते हुए या अपनी एक्सरसाइज करते हुए पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। वो जज्बा जो है ना, आप उस जज्बे को इमेजिन नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान नेवी जो है उसका ये खासा है कि वो वाकई बहुत प्रोफेशनल है। और अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें ना, तो पड़ोसी मुल्क में भड़कियाँ हैं। दानियाल, आप कैसे देखते हैं कि अभी जो रिसेंट ये हुआ इंडिया पाकिस्तान का जो ओवरऑल वॉर का सारा कुछ जिसमें उनको पसपाई का सामना करना पड़ा इंडियंस को, उसमें उनकी जानिब से कितनी बातें की गई कि जी उनका शिप आ गया है और शिप बढ़ गया है और बस शिप जो है वो बढ़ने वाला है और कराची पोर्ट पर चले गए, ये सारा कुछ मतलब उनकी जो मीडिया था वहाँ से वो जो फेक खबरें आ रही थी उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान जंग जीता और जो ऑपरेशन बयानुल मरसूस था, इस पे जिस तरह से पाकिस्तान ने फतह से हमकिनार हुआ, तो ये पूरी दुनिया ने देखा, ठीक है। और पूरी दुनिया के जो अब आलमी लीडर्स हैं वो भी आज देखें पाकिस्तान के किस रिस्पेक्ट से और पाकिस्तान को के साथ जो दफाई माहदे हो रहे हैं और जो आपके साथ सऊदीया का ये हो, तो ये भी उसमें तो दुनिया ने माना है, ठीक है। और मैं समझता हूँ इंडिया ने जो ज़्यादातर जंग हारी है अपनी मीडिया की वजह से हारी है, जिस तरह से वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहा था। और आप देखें, आपने तो कहा कराची पोर्ट तो चले एग्जिस्ट करती है, उन्होंने तो लाहौर में और फैसलाबाद में भी पोर्ट बना के पाकिस्तान की पोर्ट तबाह भी कर दी थी। तो मैं समझता हूँ कि उनकी सिर्फ बातें हैं, बड़के हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं। और वो क्योंकि देखें दुनिया भी ये समझती थी कि इकॉनमी में हमारे से वो बहुत बड़े हैं, फ़ौज में 21 लाख फ़ौज है और हमारी साथ 3 गुना बड़ा है, डिफेंस बजट वो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो कहते हैं ना कि मैदान सजा, तो पाकिस्तान ने 4 घंटे के अंदर ये दुनिया की सबसे शॉर्ट जंग थी
के 4 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने शिकस्त दी और दुनिया की आलमी ताकतों ने और बड़े बड़े लीडर्स इस जंग में कूदे और उन्होंने इस जंग को पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करके इंडिया ने तो हाथ जोड़ लिए थे कि बस भाई अब बस हो गई है, क्योंकि वो बात वही थी ना कि बार बार आप जब किसी को तंग करते हैं या बार बार आप किसी के हवाले से बात करते हैं तो फिर एक ही दफ़ा पाकिस्तान ने जो है वो जवाब दिया और वो बड़ा तंग था। अच्छा खुर्शीद भाई, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हर पाकिस्तानी जो है वो बड़ा मुतमईन है कि उनकी जो फोर्सेस हैं, यानी हमारी जो फोर्सेस हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जिस तरह से वो अपने अवाम के साथ हैं, जिस तरह से वो हमारी सरहदों की हिफाजत करती हैं, हमारी बहरी जो समंदरी हदूद है उनकी हिफाजत करती हैं, दैट्स अमेजिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जब हो रही होती है या मंशियात इस तरह से स्मगल हो रही होती है तो आपने देखा होगा कि ये हमारे लोग जो है किस तरीके से आगे बढ़ के उसके ऊपर क्रैक डाउन करते हैं और अपनी जानों पे खेल के जो है ये जो एक्टिविटी इलीगल एक्टिविटी हो रही थी उसको इसकी रोकथाम करते हैं। ये कितना बड़ा एजाज़ होता है किसी भी कौम के लिए, किसी भी उस मुल्क के फ़र्द के लिए कि उसकी आर्मी माशाअल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग हो। देखिए सबा, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, हाँ, में बर्री बहरी फ़ज़ाई और ये तमाम जो हमारा एक गुलदस्ता है, हाँ, और फिर इसके जुजियात में फिर दीगर जो ANF है, मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, फिर पुलिस है, रेंजर्स है, तमाम वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज कायम दायम है। हाँ। फिर आपने बात की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। मुझे याद है कि PMSS कश्मीर जो है वो उसने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और बांग्लादेश का एक जहाज़ था जो अजनास लेके जो है वो बैरून मुल्क जा रहा था और उन्होंने जो है वो बीच समंदर में SOS कॉल की तो पाकिस्तान के PMSS कश्मीर ने उनकी जान बचाई। हाँ। उस पूरे क्रू को बचाया और उनका सामान जो है वो ज़ाया हो गया, लेकिन पूरे क्रू को बचा लिया। तो हमारे जवान जो है वो जज्बा शहादत से नहीं डरते, हाँ, और मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं। तो ये तो एक पहलू वो है जो हमारे जवान जो है वो किसी भी मुश्किल वक्त में, खा वो पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त है, सऊदी अरब पर मुश्किल वक्त है, फ़लस्तीन पर मुश्किल वक्त है, हर मुश्किल घड़ी में उम्मत मुस्लिमा का सहारा बनने के लिए तैयार होते हैं। फिर आपने बात की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। हाँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो है वो इन्वॉल्व जो भी लोग होते हैं, कल्प्रिट्स होते हैं। इसी तरह समंदर के ज़रिए जो मंशियात की स्मगलिंग होती है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उस पर भी हमारे लोग मामूर होते हैं और कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। मतलब हज़ारों टन की बुनियाद पर जो है वो मंशियात पकड़ी है, उन क्रू को पकड़ा है। फिर ये जो समंदर के ज़रिए जो माहीगीर होते हैं जी, ये इंडिया के जो माहीगीर पाकिस्तान की हदूद में आते हैं, हाँ, और फिर इनसे जो है वो कभी मंशियात भी बरामद होती है और फिर इनको हम जेल में भी रखते हैं, उनकी मामरत भी करते हैं, फिर इनको हम बाइज़्ज़त तौर पर बरी भी कर देते हैं। लेकिन इंडिया कभी ऐसा नहीं करता। हमारे जो माहीगीर हैं बेचारे कश्तीबान जो है वो अगर गलती से उनकी हदूद में चले भी जाते हैं तो वो उनके साथ जो रवैया रखता है ना, आज भी मैं समझता हूँ कि बेशतर मुतादिद जो माहीगीर हैं वो इंडिया की जेलों में कैद हैं और उनसे जो नारवा सलूक रखा जाता है उसका इंसानी हुकूक की तंजीमें जो है वो नोटिस भी लेती है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। सही, एक बड़ी खबर दें आपको कि अमेरिकी बहरी जहाज़ जो है वो USS वैन ई मेयर 2 रोज़ा दौरे पर कराची की बंदरगाह पर पहुंचा है। चलिए जी, ये भी खबर जो है वो सिटी 10 में हमने आपके साथ में शेयर की। बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप हमारे शो पर आए। बहुत शुक्रिया दानियाल, आप हमारे शो पर आए। शो में अब वक्त एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब अब बात करते हैं खूबसूरती की, अब बात करते हैं स्किन केयर की। अच्छा, स्किन केयर जो होती है ना वो बड़ी ज़रूरी होती है और स्पेशली अभी ये जो वेदर चेंज हो रहा है, मुझे नहीं पता आप लोगों को फ़ील हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ है कि वेदर चेंज हुआ है। न सिर्फ वेदर चेंज हुआ है बल्कि इन्वायरमेंट में जो है वो हल्की हल्की सी खुनकी भी है और नज़ला भी बहुत सारे लोगों को हो रहा है। और वेदर चेंज होते ही अभी इस टाइम पर लोग ये कहते हैं कि उनको बड़ा लेथार्जिक फील हो रहा है और ये सारा जो होता है ना कि बॉडी पेन एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें जब सर्दियाँ बिल्कुल आमद होती है या शुरू होने वाली होती हैं, 1-1.5 महीना रह जाता है ना, तो ये फिर उससे पहले साइन एंड सिम्टम लोगों में आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उससे पहले हम बहुत ज़्यादा या तो गर्मी देखते हुए आ रहे होते हैं, फिर मानसून का सीज़न होता है, तो अब ये दोनों सीज़न जो है ना वो मैच हो गए, यानी यहाँ से मानसून ख़त्म हुआ और यहाँ से फिर दूसरा सीज़न अब शुरू होने जा रहा है। तो इसमें स्किन केयर करना बड़ा ज़रूरी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं स्किन की केयर करने के लिए। अभी जो मैं आपके साथ में रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ,
इस रेमेडी से न सिर्फ आपकी स्किन बेहतर होगी बल्कि स्किन क्वालिटी बेहतर होगी, स्किन का कलर बेहतर हो जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा भी है जो कि ये रेमेडी करते हैं और वाकई उनकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल ग्लो करती है, चमक सी आ जाती है। और ये चमक ऐसी नहीं होती कि 1-2 घंटे तक आपने जो है वो ये रेमेडी की और चमक आ रही है। ये थ्रू आउट 24/7 आप फील करेंगे कि आपका चेहरा जो है वो ग्लो कर रहा है, आपका कलर जो है वो वाइट होता जा रहा है। और स्किन क्वालिटी से मुराद ये होती है कि आपकी स्किन जो है वो स्मूथ रहे, ग्लो करे और आपकी लुक जो है वो यंग लुक आ रही हो। तो अभी जो मैं आपके साथ में ये रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ ये है जी मुल्तानी मिट्टी, द फेमस रेमेडी। एंड ऑब्वियसली ये इस तरह की रेमेडी है कि इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। अब आपने करना ये है कि आपने मुल्तानी मिट्टी जो है उसका 2 खाने के चम्मच जो हैं वो आपने लेने हैं मुल्तानी मिट्टी, और फिर उसके बाद जो है आपने लेना है अर्के गुलाब हस्बे ज़रूरत। फिर आपने लेमन जूस लेना है यानी लीमू का रस 1 चाय का चम्मच। और अच्छा, लेमन जूस आपने उस सूरत में लेना है कि अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव नहीं है, आपकी स्किन के ऊपर कोई इस तरह की पिगमेंटेशन नहीं है या आपकी स्किन पे एक्नी नहीं है तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जी मुल्तानी मिट्टी हो गई 2 खाने के चम्मच, फिर अर्के गुलाब हो गया हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस हो गया 1 चाय का चम्मच, शहद हो गया 1 चाय का चम्मच। ये ड्राई स्किन है उसके लिए तो आप शहद भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब आपने एक प्याली ली, साफ़ पानी लिया और उसके बाद मुल्तानी मिट्टी आपने उसमें डाल दी। अब आपने अर्के गुलाब डालकर नरम सा पेस्ट तैयार कर लिया। अगर आपकी जल्द स्किन ड्राई है, खुश्क है तो आपने शहद शामिल करना है, अगर नहीं है यानी ऑयली है तो आपने लेमन जूस ऐड करना है। ये दोनों आपने ऑल्टरनेट रखने हैं, ड्राई वर्सेस ऑयली स्किन। इसमें आपने यही करना है कि अगर ऑयली स्किन है तो आपने लेमन जूस ऐड करना है, अगर ड्राई स्किन है तो आपने शहद मिला लेना है। अब इस पूरे पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर आपने लगाना है। फिर आंखों के गिर्द आपने इसको नहीं लगाना है, लेकिन आंखों के नीचे जो आई पैचेस हैं, जो आई बैग्स हैं, उसके नीचे आपने जो है इसको लगाना है 15 से 20 मिनट तक। फिर आपने इसको खुश्क होने देना है और फिर नीम गर्म पानी से आपने अपना चेहरा जो है वो धो लेना है और तौलिए से फिर आपने इसको रब नहीं करना, हल्के हल्के टैप करना है। लोग अपनी स्किन को रब करना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या करता है, आपकी जल्द की इजाफी चिकनाई ख़त्म करता है, धूल मिट्टी और गंदगी साफ़ करता है, जल्द को ठंडक और ताजगी देता है, दाग धब्बे कम करने में मददगार होता है और रंगत निखारता है, चमक लाता है। और ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, इसका इस्तेमाल न सिर्फ आपके दाग धब्बे दूर करता है, इसका इस्तेमाल न सिर्फ आपको जो है वो फ्रेश स्किन देता है, इसका इस्तेमाल जो है वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है क्योंकि आप फ्रेश फील करते हैं। ओवरऑल आप जो है वो फ्रेश फील कर रहे होते हैं जी। तो जनाब ये रेमेडी मैंने आपके साथ में शेयर की मुल्तानी मिट्टी के हवाले से। आप ये लगाएंगे, आप फ्रेश फील करेंगे। अच्छा जी, ये जो गोल्डन कलर की इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है ना, ये ऑल टाइम फेवरेट। ये सीज़न कलर नहीं है, ये थ्रू आउट ईयर आप कभी भी पहन सकते हैं। विंटर में शादियाँ हो तो पहन सकते हैं, समर में शादियाँ हो तो पहन सकते हैं। ये जो बेज कलर है या लाइट गोल्डन कलर है ये बहुत सूट करता है, लेकिन इसके साथ आपने ज्वेलरी जो है वो बहुत देखभाल के इस्तेमाल करनी होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गोल्डन कलर का ड्रेस पहना होता है और उसके साथ वो ज्वेलरी जो है उस मुख्तलिफ डिज़ाइन की या कलर की पहनते हैं। ज्वेलरी भी आपको इसी तरह से प्लेन गोल्डन पहननी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ट्रेंडी भी लगता है। अभी हानिया आमिर जो है वो गई बांग्लादेश में उनको फैंस से बहुत सारा प्यार मिला, जिस तरह वो रैंप वॉक कर रही थी और लोग शोर मचा रहे थे, उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी, देखिए इन्होंने अपने जो हेयर कलर है वो भी पूरा ब्लैक किया हुआ है और पूरा एक ट्रेडिशनल इनका लुक है हानिया आमिर का। चलें यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दुनिया भर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। इसकी अहमियत उजागर की जा रही है कि डेफिनेटली दवाइयों की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन कौन सी दवाइयाँ जो हमें ठीक कर सकें, वो दवाइयाँ जो कि वाकई सही डिज़ीज़ के लिए हों और सही लोग जो है प्रेस्क्राइब करें, सही लोग जो है वो सजेस्ट करें। तो इसकी अहमियत पर, ओवरऑल इसके प्रोसेस पर कि किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इनके जेनरिक नेम्स क्या होते हैं, इनकी कीमतें क्यों कम ज़्यादा होती हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर आरिफ अली अराई, हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क से हैं, और उनके साथ हैं डॉक्टर
डॉक्टर सबा जावेद, मेरी हम नाम सबा और ये हैं क्लिनिकल फार्मेसी स्पेशलिस्ट इन दिस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं सर? सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। आप ये बताएं कि मेडिसिन जो है वो ऑब्वियसली किसी भी शख्स की ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी बढ़ाने में, उसकी हेल्थ को बेहतर करने में, उसके जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उसको बेहतर करने के काम आती है। एक तो आज के दिन के हवाले से क्या अहमियत है इन दवाइयों की, इन अद्वियात की, जो कि सही तौर पर लोगों को दी जाएं और उसका एक सही तरीक़ाकार हो, एक सही प्रोसेस हो, वो बताइएगा। और दूसरा ये बताइएगा कि इनके मुख्तलिफ नेम्स होते हैं, जेनरिक नेम्स होते हैं, उसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है और उसकी वजह से प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। जी सर। सबसे पहले तो मैं जो है अपना C21 का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें जो है ना इस प्रोग्राम में बुलाया। जी। जैसे कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के हवाले से थोड़ी सी मैं बात करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। हाँ। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2025 में जो है ना वो उसका जो थीम है वो है थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। अच्छा, ठीक है। जब तक आप हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो फार्मासिस्ट के सोचे बिना हेल्थ के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है। सही। तो वो जो ये थीम है, ये फार्मासिस्ट की जो इम्पोर्टेंस है हेल्थ केयर सिस्टम में, उसको बावर करवाता है। तो फार्मासिस्ट का जो रोल है, फार्मासिस्ट दुनिया भर में जो है ना वो फार्मासिस्ट फ्राम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन टिल टू एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक पेशेंट दवा खाता है तब तक फार्मासिस्ट का एक रोल डिफाइन है, वो रोल अपना प्ले करता है। तो इसी तरह जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के हेल्थ केयर सिस्टम में अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे पास फार्मासिस्ट हॉस्पिटल्स में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के जो सेटअप्स होते हैं उसमें फार्मासिस्ट अपना एक रोल प्ले कर रहा होता है। दुनिया भर में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान में क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसी तरह उसी तरह फार्मासिस्ट भी डेवलप एक फेज़ में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि पिछले 10-15 साल में अगर देखा जाए तो फार्मासिस्ट का जो हॉस्पिटल्स में रोल है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत इम्प्रूव और हुआ है। उसके साथ साथ बाकी जो आपने बात की है ड्रग्स जो होती हैं, क्योंकि ड्रग्स को जो है जब सही मकदार में हम मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, और सही मकदार में और सही दवा सही पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें प्रिस्क्राइबर का जो एज़ पर लीगल वो है वो ऑथराइज है फिजिशियन, लेकिन जारी बात है कि प्रिस्क्राइबिंग में प्रिस्क्रिप्शन एरर भी होते हैं, दुनिया भर में होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन एरर हैं, डिस्पेंसिंग एरर हैं, और उसके साथ साथ जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन एरर है। तीनों को मिला के जब हम बात करते हैं तो वो बन जाता है मेडिकेशन एरर। तो दुनिया भर में तीसरा जो है ना सबसे बड़ा जो काज है डेथ का वो है मेडिकेशन एरर। तो मेडिकेशन एरर को जो प्रिस्क्राइबिंग एरर है उसको रोकने वाला कौन बनता है? वो है फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मासिस्ट। डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइबिंग एरर करता है तो फार्मासिस्ट उसको चेक करता है, और उसमें अगर कोई डोज अंडर डोज है, कोई ओवर डोज है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं वो सही होने के लिए आते हैं, और हम जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं अगर वो कोलिबरेटिवली, क्योंकि एक ट्रायका है हेल्थ केयर का, फार्मासिस्ट जिसमें शामिल है, फिजिशियन है, नर्सेस हैं, ट्रायका जब यूनिफॉर्मली काम करेगा तो पेशेंट सेंटर्ड काम करेगा, पेशेंट उनका फोकस होगा, और पेशेंट सेंटर्ड होगा तो पेशेंट सेहतयाब हो जाएगा। अगर ट्रायका डिस्टर्ब होगा, कुछ जगहों पे ऐसा था, मेरा ये कहना है कि जो हॉस्पिटल अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता हुआ हॉस्पिटल बना, उसकी अगर फार्मेसी और फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में नहीं है तो वो डेवलप हॉस्पिटल कंसीडर नहीं सही है। इसी तरह जो ड्रग्स, आपका जो सवाल था, तो ड्रग्स एज पर ड्रैप के जो ड्रग्स रजिस्टर्ड होती हैं वो सारी ड्रग्स इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है। उनके जो अफादियत है वो बराबर होनी चाहिए, और उसी लिए एक जारी बात है कि मल्टीनेशनल कंपनी की दवा महंगी होती है क्योंकि वो जेनरिक ड्रग है, रिसर्च प्रोडक्ट होती हैं। लेकिन मैं एज ए एक्सपर्ट या एज ए फार्मासिस्ट मैं तो ये बोलूँगा कि उस जेनरिक में अगर जो भी उसको सस्ती दवा भी कोई अवेलेबल है और अच्छी कंपनी की है तो वो पेशेंट को लेनी चाहिए, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि फार्मासिस्ट का एक रोल कॉस्ट इफेक्टिव में बहुत। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक ड्रग, एक मेडिसिन जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी ने तैयार की, जिसके प्राइस जो है वो हाई हैं, और फिर उसी के पैरेलल अगर कोई और कंपनी उस दवा को तैयार कर रही है जो कि जेनरिक चीज़ों से मिलके बनी हुई है, तो वो क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है तो आवाम उसको खा सकते हैं, उसको ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ये आ जाता है कि लोग ये कहते हैं कि ये तो कॉपी है या ये फेक है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखें, जो भी दवा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करते हैं वो उसके सारे जो एविडेंस होते हैं, जो भी उसकी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है या अंडर प्रोसेस जो
टेस्टिंग होती है, वो सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी चेक करती है। हाँ। उसकी बुनियाद पे ही उसकी ड्रग को रजिस्ट्रेशन देती है, ठीक है। सही। तो हमारा ये मानना है, क्योंकि हम रेगुलेटरी को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो रेगुलेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेगुलेटरी हमारा ये मानना है कि रेगुलेटरी अपना काम पूरा करती है। हाँ। और उसकी बुनियाद पे वो ड्रग्स जो है ना वो क्योंकि अगर तो हम रिसर्च प्रोडक्ट पे ही चलते रहें तो रिसर्च प्रोडक्ट की तो एक लिमिट, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक तो आपको उसका मीटू नहीं बना सकते। उसके बाद जब मीटू बन जाता है तो वही रिसर्च प्रोडक्ट भी जब उसका मीटू बनता है तो उसकी प्राइस भी जो है ना वो 50% कम हो जाती है। सही। अच्छा चले, बिल्कुल इसी पे डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये तो मेरे लिए डॉक्टर साहब बड़ा एक हैरानकुन इंकशाफ कह लें या एक हैरानकुन फैक्ट कह लें कि सर ने ये कहा कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है और वो कोई दवाई बना रही है तो जाहिर सी बात है वो महंगी दवाई है और वो लोग ख़रीदेंगे, और ख़रीदेंगे तो जाहिर है वो उनके लिए बेनिफिशियल है, वो ठीक भी हो जाएंगे, सेहतियाब भी हो जाएंगे। लेकिन उसी के पैरेलल एक उसी फार्मूले के तहत जेनरिक कोई और रैंडम कंपनी या रैंडम लोग वो दवाई बना रहे हैं, क्योंकि वो आम आवाम की दस्तरस में है, कॉस्ट इफेक्टिंग है, मतलब उनके कॉस्ट में आ रही है, उनके बजट में आ रही है, तो वो दवाई ख़रीद सकते हैं और वो भी सेहतियाब हो जाएंगे। इसी के पैरेलल डॉक्टर्स जो हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप डॉक्टर से कहते हैं कि जी ये दवाई जो है ये 10 रुपए की मिल रही है और ये मेडिसिन जो है ये 150 रुपए की है, लेकिन दोनों सेम है और दोनों का मतलब जेनरिक नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन दोनों का नाम सेम है, तो आपको डॉक्टर मना कर देते हैं और वो कहते हैं नहीं, आपने वही खानी है जो मल्टी नेशनल कंपनी की है और वहीं से आपने वो ड्रग लेनी है। क्योंकि इशू ये होता है कि अब पेशेंट तो ये सोचेगा ना कि नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड कंपनी से है, वो बड़ी कंपनी से है, तो जाहिर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब सर ने बताया कि नहीं, आप दूसरी वाली दवा भी खा सकते हैं, तो ये तो एक थोड़ा सा हैरानकुन इंकशाफ है किसी भी शख्स के लिए। तो ज़रा बताएं ये कैसे मुमकिन है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का फॉर इनवाइटिंग अस। जिस तरह से डॉक्टर आरिफ ने बताया कि अगर जेनेरिक पे हम मोस्टली बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारा मेन डोमेन होता है जेनेरिक पे काम करना। जेनेरिक इज लाइक, जैसे अगर लेमैन अगर पूछे कि जेनेरिक होता क्या, तो ये सिंपल केमिकल फार्मूला होता है। अब जैसे आपका भी सवाल है कि मल्टीपल कंपनीज हमारे पास होती हैं जो कि मल्टीपल उसी सेम केमिकल या जेनेरिक पे दवाइयाँ बनाती है। अब हमारे पास हमारे पास रॉ मटेरियल या जेनेरिक्स होते हैं जो कि आपके जर्मनी बेस्ड होते हैं, चाइना बेस्ड होते हैं, ईरान के होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब वो जो इंपोर्ट होकर हमारे पास आती है उनकी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन है या पाकिस्तानी है जिनकी हमारे पास जेनेरिक्स बढ़ रही है या कंपनीज़ बना रही होती है, उनकी ज़रा कॉस्ट कम होती है। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप दो दवाइयों का कंपैरिजन करें और अगर आप देखेंगे दोनों में इफेक्ट में क्या डिफरेंस आते हैं तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता। बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारी मेन होता है कि प्रिस्क्रिप्शन जब भी डॉक्टर्स एंड पे हो वो जेनेरिक बेस हो, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ब्रांड। हम यहाँ ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे, हम एक्टिव पे काम कर रहे हैं जो दवा है। तो बहुत सारे लोगों को वो तो ठीक है, ये तो आपने एक काइंड ऑफ एक पूरा एलिब्रेट किया इस बात को फॉर द सेक ऑफ द पीपल के वो लोग ये जानना चाहते हैं कि एक दवा जो है वो 80 रुपए की मिल रही है और उसी के पैरेलल मुख्तलिफ कंपनीज वो दवाइयाँ बना रही है, तो कहीं 15 रुपए की मिल रही है, कहीं 20 रुपए की मिल रही है। तो प्रायोरिटी तो यही होती है ना, इंसान तो यही सोचता है कि जी अगर मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है कोई दवाई या मेडिसिन लिख के दी है तो उन्होंने मुझे जो मेडिसिन लिख के दी है उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 80 रुपीज़ है। बट अब जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी है वो यानी कि उसकी एक्चुअल प्राइस एक दवा की 80 रुपीज़ है, एक दवा की 150 है। अब जब वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो मुख्तलिफ कंपनी वही दवाइयाँ बना रही है और वो कहते हैं कि ये 80 रुपये की भी मिलती है, ये 20 रुपये की भी मिलती है, ये 15 रुपये की भी मिलती है। तो पेशेंट तो ऑब्वियसली वही दवा सेलेक्ट करेगा जो डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब की है, बट वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी अभी जिस तरह से सर ने बताया डॉक्टर साहब ने कि भाई जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसके पैरेलल जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनकी दवाइयाँ भी खा सकते हैं। तो माय क्वेश्चन इज कि वो साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, आप 80 रुपये वाली मल्टीनेशनल कंपनी की दवाई खा रहे हैं, फिर लोकल कंपनी की दवाई खा रहे हैं आप वही सेम 15 रुपये वाली, तो वो तो साइड इफेक्ट नहीं होगा लोगों को? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये थोड़ा सा हमारे लोगों की साइकी होती है, ये मिथ होती है कि एक जो महंगी दवाई है उसका इफेक्ट हमें जल्दी आएगा एज कम्पेयर टू वो या लोकल दवाई जिसका इफेक्ट हम खा रहे हैं हमें इफेक्ट नहीं आ रहा। ये थोड़ी सी आपकी साइकोलॉजिकल चीजें भी होती है जो कि पेशेंट्स को समझानी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी मल्टीनेशनल की कोई कंपनी ने दवा बनानी बंद कर दी,
अब आपके पास सिर्फ लोकल ऑप्शन ही Local बचा, option तब बचा। आप उसको भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो भी डिजीज़ है वो क्योर तो होगी। तो ऐसा सच आपका कोई भी ADRs हो गए या कोई भी आपके रिएक्शंस होते कुछ भी नहीं होते। बस एट द एंड आपकी कॉस्ट इफेक्टिव होती है कि सस्ती से भी आपका इफेक्ट आ रहा होता है, लेकिन साइकोलॉजिकल चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि थोड़ी सी लोगों की मिथ होती है कि मैंने फलां दवाई खाई थी उससे मेरी बीमारी ठीक हो गई थी, लेकिन ये मैं खा रहा हूँ तो ठीक नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये लोकल है। सही। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें अगर आपका जैसे सीजर्स होते हैं, बच्चों को मिर्गी के झटके पड़ रहे होते हैं अडल्ट्स में, किसी किसी कंडीशंस में होता है कि आपका जो महंगी दवाइयाँ होती हैं या आपका जो जेनेरिक ज़्यादा महंगे होते हैं, अगर वो उस पर सेट होते हैं और अगर वो वहाँ से स्विच करें किसी लोकल दवाई पे, क्योंकि हर कंपनी के थोड़े से एक्सीपियंट्स में प्लस माइनस एडिशन और आपके डिलीशन होती हैं, तो उसमें कहीं पर जाके आपका इफेक्ट आता है कि वो उस पर सेम आपका इफेक्ट अचीव नहीं होता, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है। ज़्यादातर क्रॉनिक कंडीशंस पे ये देखा जाता है, लेकिन अगर आप एक्यूट कंडीशन में रहे हैं 5 से 7 दिन तक अगर आपने कोई एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना है तो ऐसा आपका कोई भी इस पर फर्क नहीं आता। ऐसे लोगों को समझाना। कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो दुनिया भर में। सर बिल्कुल इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि अद्वियात की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अद्वियात को सही इस्तेमाल करना और फिर किसी अच्छे डॉक्टर का मिल जाना जो कि आपको सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, ये बड़ा ज़रूरी है। एक ही मेडिसिन जो कि एक 100 रुपये की है, एक 20 रुपये की है, एक 15 रुपये की है, कंपनीज उसकी डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप दूसरी कंपनी की यानी लोकल कंपनी की मेडिसिन भी खा सकते हैं। सर ब्रेक से पहले आप अपनी डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करें। मैं क्योंकि इसमें दोबारा जो है ना रोल ऑफ फार्मासिस्ट है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा इसमें, क्योंकि जो हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, जो एक कमेटी होती है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, उसका जो सेक्रेटरी या को ड्राइवर जिसको बोलें कि वो एक फार्मासिस्ट होता है, वो फार्मासिस्ट कमेटी को लेकर चलता है। उस हॉस्पिटल में जब भी कोई दवा ऐड होती है, फॉर्मुलरी का पार्ट बनती है, वो फार्मासिस्ट और उसके साथ साथ वो कमेटी और जो क्या नाम है टेक्निकल लोग हैं उसके साथ टेक्निकल असेसमेंट की बुनियाद पे, क्योंकि जैसे अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जाहिर बात है कि वो दवा फ्री में दे रहा है, तो वो फ्री वाली दवा जो है वो उसको क्या नाम है वो तो कॉस्ट इफेक्टिव फैक्टर देखता है, ठीक है। तो उसको सामने रखते हुए वो फार्मासिस्ट उस जो जेनरिक की बुनियाद पे ब्रांड जो कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड होता है उसको फॉर्मूले में ऐड करता है। वो जब वही डॉक्टर जो उस हॉस्पिटल में उस दवाई को यूज़ करवाता है तो उससे तो वो पेशेंट सेहतयाब होते हैं। वही दवाई जब वो आउट पेशेंट के लिए लिख के देता है तो वो बोलता है कि नहीं जेनरिक के जहाँ मल्टीनेशनल कंपनी की दवाई ही लेना। तो वो थोड़ा सा इसमें मसला है, जैसे डॉक्टर सबा ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि लोगों की साइकोलॉजिकल वो चीज़ होती है, लेकिन अगर टेक्निकल देखा जाए तो टेक्निकल में दोनों दवाइयाँ बराबर है, क्योंकि ड्रैप ने उसको रजिस्टर किया। फिर पैरेलल क्योंकि पाकिस्तान में हमें हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी का जो रोल है वो एक्सप्लोर अभी हो रहा है, क्योंकि कम्युनिटी फार्मेसी पहले डेवलप नहीं थी, अब बहुत सारी कंपनीज कम्युनिटी फार्मेसीज जो है ना वो एम्पावर्स हो रही हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट खड़ा हुआ है वो पेशेंट की बेहतर हेल्प कर सकता है कि कौन सी दवाई लेनी है उस जेनरिक में। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला तो अभी जो है वो पहले जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में ये तय हो गया था कि जेनरिक पे ड्रग प्रिस्क्राइब होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। अब फिर जो है ना वो एक रिपोर्ट शेयर हुई है WHO की पाकिस्तान के साथ, जिसमें उन्होंने फोकस करवाया कि पाकिस्तान में आप जेनरिक बेस्ड ड्रग प्रिस्क्रिप्शन को फोकस करवाएं। क्योंकि इसी तरह क्योंकि फार्मासिस्ट का जो कॉस्ट इफेक्टिव पे एक रोल है, अगर हॉस्पिटल में हम देखते हैं तो फार्मासिस्ट की वजह से जो डॉक्टर अगर बात का तो होता है ओवरडोज या रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है, उसकी बुनियाद पे अगर किसी एक टर्शरी के हॉस्पिटल में देखें तो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के कम से कम 15 से 20 लाख रुपए बचाता है ये रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन की वजह से। इसी तरह तो मल्टीपल जो फार्मासिस्ट के रोल हैं वो फार्मासिस्ट, क्योंकि इसके साथ साथ फिर पेशेंट के भी पैसे बचते हैं, क्योंकि पेशेंट को अगर कोई कोमोबिलिटी हो जाती है कि दवाई थी जो गलत डोज में प्रिस्क्राइब होगी और पेशेंट ने खा ली, उसको उसकी वजह से कोई टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो उसको एक और बीमारी मिल जाएगी, तो उसकी फिर तो एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। तो फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल में होना, उसके हॉस्पिटल में अपना रोल प्ले करने की वजह से एज ए ऑर्गेनाइजेशन के पैसे भी बचते हैं, उसके साथ साथ पेशेंट के लिए भी वो फायदेमंद होता है। पेशेंट क्योंकि वो सजेस्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई आपकी ये डिजीज़ है तो आप ये जो है मेडिसिन वो ले सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं ना, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी कहा
कि भाई लोकल मेडिसिन हो या फिर वो मल्टीनेशनल कंपनी की मेडिसिन हो, आप खा लें, कोई ऐसा इशू नहीं होता। ये सिर्फ जो है वो मेंटल साइकी की बात होती है। अच्छा, अब जो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी ने एक प्रोडक्ट तैयार की, एक मेडिसिन तैयार की, उसकी पैकेजिंग भी अच्छी है, वो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो उन्होंने चीज़ें जिस फॉर्मूले के तहत वो बनाई है वो भी डेफिनेटली बेहतर होगा। लोकल कंपनी कैसे कम्पिटिट कर सकती है मल्टीनेशनल कंपनी की उस ड्रग को? क्योंकि लोकल कंपनी की जब कॉस्ट कम है तो जाहिर है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा फार्मूला उसके अंदर या कम या ज़्यादा किया होगा, या कोई ऐसी चीज़ डाली होगी जो इंस्टेंट होगी, तो हो सकता है वो इम्यूनिटी के लिए, मैदे के लिए, ब्रेन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए ठीक ना हो। देखिए, अगर क्योंकि एक मेडिसिन जो आपको 80 रुपीज़ की मिल रही है, दूसरी कंपनी वही मेडिसिन आपको 15 रुपीज़ की दे रही है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि भाई दोनों की जो क्वालिटी है वो सेम हो? देखिए, अगर आप पैकेजिंग की बात करें, एक लोकल कंपनी की पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि कॉस्ट भी कम है, तो वो उसी कॉस्ट के हिसाब से वो एक पैकेजिंग बना के दे रहे हैं। अब यहाँ पे बीइंग अ फार्मासिस्ट आपका रोल आता है इवैल्यूएशन थेरेप्यूटिक इफेक्ट पे, ठीक है, कि दोनों एक पेशेंट आपका दोनों फॉर एग्जांपल आपका ले रहा है, जैसे बहुत सारी रिसर्चेस भी फार्मासिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब वो रिसर्चेस में देखते हैं कि अगर आपकी लोकल कंपनी की फॉर एग्जांपल यूज किए, एक आप इंटरनेशनल की यूज कर रहे हैं, इफेक्ट कितना अच्छा आ रहा है, सही, दोनों का आपका कितने दिन में एक इफेक्ट अचीव हो रहा है, पेशेंट को उससे फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर आप दोनों दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेशेंट का सर्वाइवल आपका कितना इंप्रूव हो रहा है, हॉस्पिटल स्टे कितना इंप्रूव हो रहा है, कॉस्ट आपकी एट द एंड कितनी बच रही है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक तरह की आपके इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने अभी जो बात की ना, मैं इम्यूनिटी के हवाले से बात कर रही हूँ कि अगर आप एक मेडिसिन, मतलब एक बुखार की दवा आती है, वो आपने बाहर मुल्क से लेके खाई, ठीक है, वो कोई आया, कोई लेके आ गया बुखार की कोई दवा, आपने वो खा ली, वो आपको फौरन से रिलीफ करती है। आपने फिर लोकल मेडिसिन जब ली तो वो आपको ठीक कर रही है, नहीं कर रही है, कम हो रहा है, बुखार ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप यू आर नॉट परफेक्टली फाइन, आप फील ही नहीं कर रहे कि आप ठीक है, तो फिर ह्यूज डिफरेंस तो हो गया ना। देखिए, अगर आपकी इंटरनेशनल कुछ कंपनीज आपकी इस तरह की दवाइयाँ बनाती है, आपका एक होती है पॉपुलेशन बेस पे भी इफेक्ट आता है, कुछ चीज़ें आपकी बाहर मुल्कों की बनाती है वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन के हिसाब से भी होती है। अगर मैं बात करूँ एक एशियन पॉपुलेशन के हिसाब से, कुछ ड्रग्स का इफेक्ट यहाँ पे बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आपकी कुछ चेंजेस होती है फार्माकोजेनोमिकली होती है, जो कि आपकी जेनेटिकली डिफरेंस आता है। कुछ पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी और कुछ नहीं भी करेगी। इट माइट बी कि आपकी जो रिसर्च जितनी भी होती है उसमें पॉपुलेशन बेस पे भी इफेक्ट आता है। यानी आप ये कह रही हैं कि लोकल कंपनी वर्सेस मल्टीनेशनल कंपनी, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो मेडिसिन है, दीज आर इक्वल। यस, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये आपका ब्रेन का प्रॉब्लम है, आपका मेंटल साइकोलॉजिकल इशू है कि जी डॉक्टर ने मुझे महंगी वाली दवाई लिखी है तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और अगर लोकल कंपनी की दवाई खाऊंगी तो मुझे मसला होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सेम होते हैं। जैसे हमारे पास देखें, हमारे पास जनरल अगर आप क्लिनिक्स पे जाते हैं तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग होती है जब तक इंजेक्शन हमें डॉक्टर साहब नहीं लगाएंगे तब तक हम सही नहीं होंगे, हालांकि वही बीमारी जो है ना वो टैबलेट से सही होने वाली होती है। तो इस तरह जो पेशेंट्स हैं उनकी एक साइकोलॉजी ये भी होती है। दूसरा देखिए, दुनिया भर में जो है ना फार्माको विजिलेंस उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर की दवाई लिख रहा है उसमें पेशेंट को भी हार्म हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने एक क्लियर सिस्टम डेवलप किया हुआ है। अच्छा। तो अगर पेशेंट को लगता है कि मुझे इस दवाई खाने की वजह से जो मुझे इफेक्ट आना वो नहीं आ रहा, उसके साथ मुझे कोई और अनयूजुअल इफेक्ट आ रहे हैं, उसकी बुनियाद पे पेशेंट खुद से भी फार्माको विजिलेंस सेंटर ड्रैप के पे रिपोर्ट कर सकता है। उसके साथ साथ वो अपने जो नियर फार्मासिस्ट है जहाँ से दवाई ली है उसको बताएगा, वो फार्मासिस्ट भी रिपोर्ट कर सकता है। वो अपने मॉलेज को बताएगा तो मॉलेज भी ड्रग को रिपोर्ट कर सकता है। तो अगर उस ड्रग के मल्टीपल साइड इफेक्ट रिपोर्ट होंगे पाकिस्तान भर से तो ड्रग को रिकॉल का प्रोसेस एक डिफाइन है पहले से, तो वो एक सिस्टम डिफाइन है उसके अकॉर्डिंगली। बाकी सारी बात है कि एक प्रोसेस होता है जब भी ड्रग को आप रजिस्टर करते हैं रेगुलेटरी में तो आप उसके एविडेंस, लेकिन आप लोग इस बात के ऊपर स्टैटिक हैं, दोनों ही चाहे लोकल कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो वो रजिस्टर होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है ना लोगों को बताना कि अनरजिस्टर्ड जो कंपनीज है उनकी दवाइयाँ उसमें हम ये बोलते हैं कि देखें जो रजिस्टर्ड ड्रग्स है ना, रजिस्टर्ड ड्रग्स पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग सब पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनकी जो स्टोरेज कंडीशंस हैं वो मेंटेन हो रही हैं, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड है। उसकी पहचान क्या होती है, आम इंसान कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं? अभी ड्रैप जो है ना वो एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवा रहा है, QR कोड की ड्रैप ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ बैठ के PPMA के साथ बैठ के उसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। उससे ये होगा कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से उसको
QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये दवाई असली है या नहीं असली, ठीक है। एक तो ये सर, बट ये इट्स अ टिपिकल प्रोसेस ना, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। जो भी जा रहा होता है मेडिकल स्टोर, यूजुअली जल्दी में ही जा रहे होते हैं, इमरजेंसी में ही जा रहे होते हैं। अब वो कहाँ मोबाइल निकाल के QR कोड जो है वो स्कैन करें, फिर उसको चेक करें, इतना क्रॉस चेक करें, तो वो वैसे ही उसकी क्या पहचान होती है अनरजिस्टर्ड दवाओं की? उसके लिए ये है कि जो आपके इलाके की अच्छी फार्मेसी है, ठीक है, उस फार्मेसी को आप प्रिफर्ड करें, वहाँ से जाके जहाँ फार्मासिस्ट है, जहाँ फार्मासिस्ट होगा, कोशिश हो वहाँ ये नहीं होगी कि वहाँ अनरजिस्टर्ड ड्रग्स नहीं होंगी, ठीक है। तो वहाँ अपनी अच्छी फार्मेसी, आजकल तो हमने वैसे मैंने बोला कि कम्युनिटी फार्मेसी डेवलप हो रही है। कम्युनिटी फार्मेसी एक नाम है, ब्रांड बन रहे हैं ना, तो ब्रांड कभी भी आपको इलीगल काम में किसी में इन्वॉल्व नहीं करेगा और वो प्रॉपर फार्मासिस्ट रखेगा। फिर उसी जगह पे, क्योंकि जो ड्रग की जो स्टोरेज होती हैं अगर वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, नवाबशाह का टेम्परेचर होता है 50+, 50+ में जब दवाइयाँ वो स्टोर करता है, जब हम विजिट करते हैं तो वहाँ एयर कंडीशनिंग नहीं लगी होती, तो वहाँ अल्टीमेट कहीं नेशनल कंपनी की दवाई है या मल्टीनेशनल की, वो दवा का उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्टोरेज कंडीशन भी स्टोरेज कंडीशन भी देखनी होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे शो पर आए। डॉक्टर साहब हमारे शो पर आई हैं, और भाई बात यही है कि आप लोगों ने दवाएं बड़े देखभाल के खानी है, और कोशिश करें अगर आपकी इस्तात है और आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ की जो दवाएं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ की दवाएं वो खाएं, और भाई आप डॉक्टर से पूछ के खाएं। आप जो अपना प्रिस्क्रिप्शन होता है वो प्रॉपर आप लेके जाएं। ये ना करें कि आप गली महल्ले के जो लोग बैठे होते हैं, लाइक मेडिकल स्टोर वाले, उनसे पूछ के सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और डॉक्टर हजरात जो है वो ये सोच के मेडिसिन लिखें कि लोगों को इस तरह की मेडिसिन लिखें कि वो उनकी जेब पे भारी ना हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों शो पर आए। चलिए जी, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आज बातें करेंगे जी घर को कैसे सजाएं, कैसे बनाएं, और घर की सजावट में कौन कौन सी चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई बात कर लेते हैं होम डेकोरेशन की, और किस तरीके से आप अपना घर सजा सकते हैं, ऑफिस सजा सकते हैं, और किस तरीके से आप कोई भी ऐसी जगह जो आपका लिविंग प्लेस हो वो आप सेट कर सकते हैं। चाहे आप जो है ऐसा कोई स्टूडियो में हो जहाँ पर आपको लगता हो कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है चीज़ें करने की। और अब जो डिजिटल मीडिया है ना, इसके हवाले से तो अब लोग इस तरह से डेकोरेशन करते हैं कि उनके पास एक रूम हो जिसमें वो अपने डिजिटल मीडिया का काम कर सकें। तो इस पर बात करने के लिए हमें जवीरिया आरिफ ने ज्वाइन किया है जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर है, और हबीबा फ़ारूक ने हमें ज्वाइन किया है जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर है। इन दोनों को वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ये बताएं आजकल किस तरीके से जो है वो होम डेकोरेशन चल रही है और लोग क्या प्रेफर करते हैं? आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? ड्राइंग रूम कैसे सेट होना चाहिए? फर्स्टली हम सबसे पहले, अगर जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, हम सबसे पहले उसकी नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं कि मैंने ना आपसे कोई हाई फाई वाली डेकोरेशन वाली बात नहीं पूछी, मैंने आपसे पूछा नॉर्मली जो नॉर्मल लोग हैं नॉर्मल बजट में किस तरह से अपना ड्राइंग रूम सेट कर सकते हैं। नॉर्मल बजट में यही है कि उनको जिस तरीके से स्पेसिफिक, जैसे कुछ घरों में ऐसा होता है कि जिनको ड्राइंग रूम बहुत लेविश तरीके का चाहिए होता है क्योंकि गेस्ट आते हैं वहाँ, इसलिए सही। और कुछ लोग होते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि हमें नॉर्मल, हमारा बजट आउट भी ना हो और उसके अंदर हमें नॉर्मल ज़्यादा एक्सपेंस भी ना पड़े। तो वो डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट देता है ना, वो हम उसको फॉलो करते हुए ताकि उसकी भी चीज़ बजट में रहे और हम अपना डिज़ाइन भी अच्छा प्रोवाइड करें। सही, डिज़ाइन भी अच्छा प्रोवाइड करें। बट व्हाट काइंड ऑफ ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च और सिटिंग एरिया यू विल प्रेफर कि क्या क्या होना चाहिए वहाँ पे? बेसिकली फर्नीचर्स में भी डिजाइन्स आ जाते हैं, आपको किस तरीके का चाहिए, कौन सा फर्नीचर चाहिए। देन अगर आपकी कलर थी नहीं अभी तो आपसे मैं क्लाइंट के हवाले से बात नहीं कर रही ना, आप बताएं क्या इन है। वो तो जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो यू विल सजेस्ट अबाउट देम ना कि भाई आपने ये करना है, लेकिन अभी आप बताएं इन जनरल क्या डेकोरेशन में क्या इन है आजकल, कौन सा शैंडिलियर इन है, कौन से सोफे, क्या कौन सी कॉर्नर वाली टेबल एंड ऑल दैट, क्या है ना? अभी बेसिकली सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी में बेसिकली ये होता है कि आपके नेचुरल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इन होते हैं, उसमें प्लांटेशंस होती हैं। तो लाइक अगर हम कोई ड्राइंग रूम भी कर रहे हैं तो उसमें हम पॉट्स वगैरह ऐड करेंगे और वुडन पैनल्स ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ा नेचर रिलेटेड लगे। उसी थीम को रिलेट करते हुए हम उसके जो हमारा फर्नीचर्स होगा उसको भी थोड़ा वुडन पे रखेंगे। इस तरीके से करके, क्योंकि एस्थेटिक भी रहेगा प्लस फंक्शनैलिटी को देखना है, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे
हम सोफ़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, उसमें उसका साइज़ क्या है, उसका बैकड्रॉप ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, हाँ। या बहुत ज़्यादा ऊंची चेयर तो नहीं है, बैठने में आसानी है या नहीं है, हाँ। तो ये सारी चीज़ें इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आती है। ये सारी चीज़ें जी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आती है। अच्छा, अब किसी ने अपना रूम सेट करना है, स्टडी रूम सेट करना है, तो कैसे फिर स्टडी रूम सेट करें, उसमें क्या क्या होना चाहिए चीज़ें? मेन यही है कि उसके अंदर जैसे हम लोग आजकल जो मेन ये डिज़ाइन चल रहा है कि जैसे लोग रेंडमली बस एक रूम है उसके अंदर आपने टेबल चेयर रख दी सब करके, नॉर्मली आजकल इस तरीके से चल रहा है कि वहाँ एक टेबल का भी अलग एक पार्टीशन बना के देते हैं जो टेबल जैसे एडजस्ट हो जाए अंदर, क्योंकि रूम थोड़ा अजीब भी ना लगे, मैसी ना लगे। तो आजकल जो ज़्यादा ये चीज़ है स्टडी रूम के लिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है आपको पढ़ते हुए, तो थोड़ी हम उसको लाइट थीम पे रखते हैं। और दूसरा लाइट्स का थोड़ा जो है ना, हम ज़्यादा जैसे हमारे पास टास्क लाइटिंग वगैरह आती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, जो स्टडी रूम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम इस तरीके से करते हैं कि हम एक पार्टीशंस बनाते हैं उनका सेपरेट रूम के अंदर ही, जहाँ हम उनका स्टडी टेबल और इस तरीके से उनको सेटअप प्रोवाइड करते हैं कि वो रूम भी इतना मैसअप ना लगे और उनकी मतलब स्टडी वाली चीज़ भी जो है ना वो पूरी हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अच्छा मैं अगर अपने स्टडी रूम की बात करूँ ना, तो स्टडी रूम में आपको ना स्टडी रूम सेट करना बेसिकली इतना आसान नहीं है। स्टडी रूम बड़ा मुश्किल होता है सेट करना, क्योंकि स्टडी रूम में आपको अपने हिसाब से सारी चीज़ें रखनी होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं, यानी अगर आप मेडिसिन से आपका ताल्लुक है, इंजीनियरिंग से आपका ताल्लुक है, और स्पेशली अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आपको एक लैम्प की बड़ी ज़रूरत होती है कि आप सारी लाइट्स ऑफ करके सिर्फ एक लैम्प रखें और फिर फोकस करके आप चीज़ें हाईलाइट करते रहें। तो उसमें आपको लैम्प की बड़ी ज़रूरत होती है। एंड आपको जो है वो स्टडी टेबल की ज़रूरत होती है, ऐसी कंफर्टेबल स्टडी टेबल हो जिस पे आपका राइटिंग जो है वो प्रॉपर ओवर, आपका जो ये एल्बो है उसको प्रॉब्लम नहीं हो। यानी आप पूरा जेस्चर और पोस्चर आप देखते हैं ना कि कितनी लाइन और लेंथ होनी चाहिए उसकी, कितनी जो है वो सिटिंग प्लेस आपका कंफर्टेबल होने चाहिए। फिर उसके अलावा आपने उसके साइड्स के ऊपर पैनल लगाने होते हैं। फिर आप साथ साथ में जो है वो मोबाइल चार्जर एंड ऑल दैट वो सारे बोर्ड्स चेक कर रहे होते हैं। बुक्स रखने के लिए आपको साइड में एक शेल्फ चाहिए होती है एंड ऑल दैट। और फिर अब जो सोशल मीडिया का दौर है, तो लोगों ने क्या किया हुआ है कि स्टडी रूम प्लस डिजिटल रूम उसको बनाया हुआ है कि अगर किसी ने बैठ के वहाँ से व्लॉग बनाना है, किसी ने बैठ के किसी को वीडियो कॉल करनी है, जूम मीटिंग है एंड ऑल दैट, क्योंकि सब स्टडी रूम में आपकी होती हैं ये सारी चीज़ें। तो फिर आपको ना उस हिसाब से ये सारी चीज़ें प्लान करनी होती हैं। जब क्लाइंट आता है आपके पास और आपको कहता है कि जी मुझे एक स्टडी रूम प्लस डिजिटल रूम बनाना है जिसके अंदर मेरे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हों, फिर उसमें आप जाहिर सी बात है एक ऐसा आरामदेह काउच भी रख लेते हैं जिसमें अगर आप थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, भाई मैं तो अपना एक्सपीरियंस ऐसे ही शेयर कर सकती हूँ कि मेरे रूम में तो भाई ये सब चीज़ें थी। और जब मैं मतलब यानी व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो मेरे पास जो है एक मतलब कंफर्टेबल काउच भी था, बेड भी था एंड ऑल दैट। तो वो स्टडी रूम प्लस वो सब चीज़ का मिक्सचर ही था। लेकिन सिर्फ अगर आप स्टडी रूम बना रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल है आपके लिए कि आप वहाँ पर बैठ के स्टे कर सकें या आप 6 घंटे 7 घंटे किताबें पढ़ सकें। आपको उधर उठ के वॉशरूम भी जाना होता है, सेल फोन भी चेक करना होता है, फिर आप थक जाते तो आपको थोड़ा आराम भी करना होता है, किसी दोस्त से आपको फ़ोन पे बात करके पूछना होता है भाई तुमने कितना पढ़ लिया, हमने कितना पढ़ लिया, ये वाली चीज़ होती है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप स्टडी रूम कैसे एक अच्छा मुनासिब सस्ते पैसों में बजट के अंदर आते हुए कैसे सजेस्ट करेंगे? मेनली मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप स्टडी रूम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसी वो स्पेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे नेचुरल लाइट्स आ रही हो, नेचुरल लाइट्स आ रही हो, विंडो मौजूद, हाँ जी, खिड़की भी थी मेरे रूम में, याद दिलाया आपने, बिल्कुल हाँ सही। क्योंकि अगर नेचुरल लाइट आ रही होती है ना, आपका माइंड फ्रेश रहता है, सुबह आपको उठते हैं खिड़की खोलते हैं वो, हाँ सही, रीडिंग वगैरह के लिए भी। प्लस अगर वहाँ पे हमने स्टडी के लिए आपके डेस्क वगैरह दे भी दी है, तब भी एक काउच अलग से होना चाहिए, एक सेंटर टेबल अलग से होनी चाहिए फॉर ग्रुप स्टडीज वगैरह के, क्योंकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बुला भी लेते हैं हम फ्रेंड्स वगैरह को, तो उसके लिए कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल यही ना, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ स्टडी रूम में होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ जब आपका स्टडी रूम होता है तो फिर आपकी कोई फ्रेंड आ गई, आपने कंबाइंड स्टडी करनी है, तो फिर उस टाइम पर आपको उसके लिए भी फिर जगह निकालनी होती है। तो वही काउच है या टेबल है या कोई राउंड टेबल है, इस तरह से होनी चाहिए ताकि उसकी किताबें भी आ जाएँ, चीज़ें आ जाएँ। और अगर 3 से 4 लोग स्टडी के लिए आ रहे हैं तो उसमें भी फिर आपको उस तरह से चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। अच्छा चलिए आप थोड़ी सी बात करते हैं कि टीवी लाउंज, जो कहना चाहिए पूरी फैमिली बैठी होती है, और टीवी लाउंज होता है ना, एक ऐसी जगह होती है कि वहाँ पर सबने बैठ के एक साथ टीवी भी देखना होता है, खाना भी वहीं खा रहे होते हैं, डाइनिंग टेबल भी लोगों की वहीं पर ही होती है यूजुअली, मोस्टली। वो किस तरह से आजकल सेट होती है, उसका क्या है ट्रेंड आजकल?
किस तरह से टीवी लॉन्च में डाइनिंग टेबल भी है या नहीं है, या सोफे हैं खाली, या क्या है टीवी लॉन्च में आजकल? यूजुअली जो कॉमन हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के घर हैं तो डाइनिंग टेबल साथ ही होती है, साथ ही होती है, हाँ। लेकिन बाकी अगर आप अपर लेवल पे देखें तो वो अलग डाइनिंग रूम को अलग डाइनिंग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर आप ओवरऑल टीवी लॉन्च में देखें ना तो उसमें टीवी यूनिट के साथ साथ स्टोरेज भी दी जाती है फॉर डेकोर पर्पसेस भी, उसके अंदर आपके शो पीसेस भी आ जाते हैं। इसके अलावा आपकी बुक्स वगैरह भी कई सारे लोग हैं, कुरान वगैरह ये सारी चीज़ें तो वो उसी के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। साथ में फिर वही सेंटर टेबल आ जाती है, काउचेस आ जाते हैं, इस तरीके से। डाइनिंग टेबल मोस्टली ऐसा भी होता है कि मैंने मोस्टली जगहों पे देखा है कि वो किचन में ही एडजस्ट हुआ होता है, किचन में किचन इतने बड़े होते हैं कि वहाँ भी उनके लिए डिजाइनर्स ने जो है वो ऐसी वही एडजस्ट कर दी होती है कि वहीं बैठे बैठे खा रहे होते हैं। मगर मैं बताऊँ ये वाला जो आइडिया है ना किचन के अंदर ही डाइनिंग टेबल रखने का, ये सर्दियों तक तो ठीक है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो लग पता जाता है। मेरी खाला ने रखी हुई थी, गर्मियों में उनको पता चल गया कि डाइनिंग टेबल किचन में रखना कितना बड़ा जो है वो चैलेंज साबित होता है। तो आप डाइनिंग टेबल ज़रूर किचन में रखें, लेकिन फिर आप उसके पैरेलल एसी भी जो है वो यूज़ करें, या फिर वो इतना ह्यूज आपका घर हो बड़ा, हाँ ओपन स्पेस हो, तो वहाँ पे फिर आप डाइनिंग टेबल रखें तो वो ज़्यादा जो है ना वो बेहतर रहता है। बट समहाउ मैं जो सजेस्ट करती हूँ लोगों को, या मुझे लगता है कि आपका कंफर्ट आपका स्टाइल है, मतलब जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल है ना आपको वही इंटीरियर डेकोरेशन करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग डेकोरेशन करते हैं, बहुत लाखों रुपए का फर्नीचर रखते हैं, लेकिन वो सफाई नहीं रखते तो बात ही ख़त्म हो जाती है। फिर असल मैनेजमेंट जो है ना वो क्लीनलीनेस और सफाई की है, तो बहुत मेन चीज़ है, हाँ वही ना। क्योंकि जितने भी इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं ना ये आपको बहुत प्यारा सा घर सेट करके देते हैं, लेकिन अब आप उसको मैनेज ना करें, उसकी सफाई नहीं करें, और आपको प्यारा सा बेड सेट लगा दिया है, प्यारी सी आपकी सारी चीज़ें लगा दी, लेकिन अगर आप उसे मैनेज नहीं करेंगे तो कैसी भी आप डेकोरेशन करा लें मेरे ख्याल में वो वर्केबल नहीं होती। बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे शो पर आई, जवेरिया और हबीबा, और हमने इनसे की ढेर सारी बातें। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी 18।